हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षर मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा, अपने वेव्स के बारे में बात करी और कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम के ऊपर, कि ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं और उसकी अलग अलग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये चीजों के बारे में देखा। और हमने दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, बीट्स के बारे में पढ़ा कि कैसे हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और उससे रिलेटेड हमने क्या किए, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूरा डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये वाला वीडियो क्या रहेगा, हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस वेव के चैप्टर का। कौन सा पार्ट है, ये हमारा 7th पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं, तो जितने भी लोग वो वीडियो जाके देखेंगे उनको क्या होगा, और आसानी जाएगी सारी चीजों को समझने में। और ये वाला कौन सा वीडियो रहेगा, हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर 1 से तो शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी जो सीरीज थी वो बीच से शुरू करी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। जितने भी लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना भूल गए वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में। डॉपलर्स इफेक्ट में क्या होता है कि यदि कोई भी सोर्स और ऑब्जर्वर, मान के चलते हैं कि कोई एक चीज क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है या कोई वेव जनरेट कर रहा है, तो वो यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो एक अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ज्यादा या कम सुनाई देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सेम इसको हम कैसे समझते हैं, जो एकदम फेमस एग्जांपल है, यदि आप रेलवे स्टेशन में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, ट्रेन आपको प्रोसीड कर रही है और ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो जो उसके हॉर्न का साउंड रहता है वो आपको ज्यादा सुनाई देता है। तो यदि सोर्स, ट्रेन एक प्रकार की सोर्स है जो साउंड वेव जनरेट कर रही है, वो आपके पास आ रही है और उस समय उसने वेव छोड़ी, तो वो वेव आपको ज्यादा सुनाई देगी। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और वो बढ़ जाएगी। वेव की फ्रीक्वेंसी जो सोर्स एमिट करेगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी, ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगा वो होगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वो बढ़ जाती है। दूसरा, यदि ट्रेन जा रही है और वो हॉर्न बजाते हुए जा रही है, तब आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मतलब तब जो आपको साउंड सुनाई देगा वो थोड़ा सा कम सुनाई देगा, एज कंपेयर टू ट्रेन जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजाएगी वो ज्यादा रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है यदि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रही है या दोनों मूव कर रहे हैं या दोनों में से कोई भी एक मूव कर रहा है, तो जो भी लिसनर है उसको फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हल्की सी अलग सुनाई देती है। इसका क्या रहता है, बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है रेडार सिस्टम में। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी प्लेन आया या एनिमी प्लेन आया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप एक सोर्स से एक फ्रीक्वेंसी भेजिए, फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके आएगी, और इसमें क्या रहता है, स्पीड का पूरा वो रहता है कि किसकी स्पीड क्या है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है कि सोर्स की स्पीड क्या है। तो इससे हमें स्पीड भी पता चलती है कि जो भी चीज मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है। तो इसके बहुत सारे क्या रहते हैं, एप्लीकेशन रहते हैं। तो देखते हैं डिटेल में हमारा डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है। द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है वो ऑब्जर्वर को सुनाई देती है, मतलब जो डिटेक्ट कर रहा है, जो सुन रहा है फ्रीक्वेंसी को, उस वो जो फ्रीक्वेंसी सुनता है उसको हम एपरेंट चेंज बोलते हैं। अब मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, जो डिटेक्ट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। भले सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, सोर्स की फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा भी डिटेक्ट कर सकता है या सोर्स की फ्रीक्वेंसी से वो कम भी डिटेक्ट कर सकता है। बस वो उस बॉडी के मोशन के ऊपर है कि वो उसके पास आ रहा है कि वो उसके दूर जा रहा है। तो द एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी हर्ड करता है और हल्का सा चेंजेस ओरिजिनल सोर्स की फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा या कम सुनेगा, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। किसके कारण, रिलेटिव मोशन के कारण। या तो ऑब्जर्वर रुका है, सोर्स चल रही है, या सोर्स रुकी है, ऑब्जर्वर चल रहा है, या दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन में, तो रिलेटिव स्पीड भी आएगी यहाँ पे, इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट जॉन एंड क्रिश्चियन डॉपलर इन 1842। फर्स्ट इसको किसने ऑब्जर्व किया था, डॉपलर ने। कब, 1842 में। वाइल बॉयज बुलेट इन हॉलैंड टेस्टेड दिस इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली इन 1845। और बॉयज बुलेट ने क्या किया, इस जो बैलोट ने, इसने जो मतलब जो ये फिनोमिना है इसको क्या किया, टेस्ट किया, और इसको क्या किया, मतलब मैथमेटिकली दिया, एक्सपेरिमेंट करके दिया। द फ्रीक्वेंसी हर्ड और रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज नोन एज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि सोर्स ही फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है रिफ्लेक्शन के साथ, तो जो भी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा या फ्रीक्वेंसी को सुनेगा, वो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनाई देगी उसको वो क्या होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। और सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ही सुनाई देगा, मगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी से वो बड़ी भी हो सकती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, या कम भी हो सकती है। तो जो फ्रीक्वेंसी में हल्का सा चेंजेस आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और
हर्ड होना मतलब यहाँ पे सुनना भी होता है और डिटेक्ट करने का मतलब सेम ही होगा। जो भी ऑब्जर्वर है वो सुन रहा है या आपने उसके पास एक डिटेक्टर है जो डिटेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं सेम वही वाला। कंसिडर ए बॉय बॉय स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। एक बॉय को कंसिडर करते हैं जो क्या है रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है। द पिच ऑफ द विसल। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है पिच। पिच का मतलब क्या होता है कि वो ना एक प्रकार से साउंड की इंटेंसिटी बताती है। यदि आपको हाई पिच साउंड सुनाई दे रहा है, हाई पिच साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको तेज आवाज सुनाई दे रही है। म्यूजिकल सेंस में यदि हम बात करें तो आपको बहुत तेजी से आवाज सुनाई दे रही है तो आप बोलेंगे मेरे को बहुत हाई पिच साउंड सुनाई दे रहा है। यदि आपको बहुत धीरे सुनाई दे रही है कोई भी आवाज तो आप बोलेंगे लो पिच साउंड है। और पिच और फ्रीक्वेंसी लगभग सेम ही होती है। यदि पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, यदि पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखते हैं तो हमने एक बॉय का एग्जांपल कंसीडर किया कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ है। द पिच ऑफ द पिच ऑफ द व्हिसल अपीयर्स टू राइज व्हेन द ट्रेन अप्रोचेस द बॉय। तो जो साउंड का पिच है मतलब जो आवाज है वो उसको ज्यादा सुनाई देगी जब ट्रेन क्या करेगी, उसके तरफ अप्रोच करेगी। वो रेलवे स्टेशन में खड़ा है और ट्रेन आ रही है हॉर्न बजाते हुए, उस समय जो उसको साउंड सुनाई देगा वो बहुत ज्यादा सुनाई देगा। और जो ट्रेन अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही, जो ट्रेन अपना साउंड जनरेट कर रहा है उससे भी ज्यादा उसको सुनाई देगा, ओरिजिनल सोर्स से भी ज्यादा उसको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन मूव होते हुए क्या आ रही है, उसके पास आ रही है। तो जब उसको जोर से आवाज सुनाई देगी तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, उसको हाई पिच साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये होगा। इसको हम पूरा डायग्राम से तो देखेंगे ही देखेंगे। और सेम इसका यदि अपोजिट बात करें तो बट द पिच ऑफ द व्हिसल डिक्रीजेस, मतलब उसको कम साउंड सुनाई देगा, धीरे धीरे साउंड कम सुनाई देने लगेगा। व्हेन द मूविंग ट्रेन रिसीड्स अवे फ्रॉम द बॉय। जब ट्रेन क्या हो जाएगी, बॉय से दूर चले जाएगी और जाते रहेगी। इसको आप ट्रेन का साउंड, जब भी आप ट्रेन का साउंड सुनते हैं तो आप हमेशा सुने होंगे कि पहले तेज होता है फिर धीरे से कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन आ रही है, साउंड तेज होती है आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, फिर वो चले जाती है तो साउंड कम हो जाता है। कोई इसको ऐसे भी बोल सकता है कि हाँ ठीक है भाई, ट्रेन मेरे पास आ रही है तो मेरे को ज्यादा साउंड सुनाई देगा, दूर चले गई तो मेरे को कम साउंड सुनाई देगा। ये तो फैक्ट है ही, बट क्या होती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है मैथमेटिकली भी, मतलब इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है और रियल रीजन भी रहता है फ्रीक्वेंसी चेंज होने का। मतलब उसके मोशन के कारण नहीं, सही में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज होती है साउंड। देखेंगे उसी के बारे में हम पूरा डिटेल में। सिमिलर इफेक्ट is observed when source is stationary and the observer move towards or away from the source। अब सेम एक ऐसा इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है कि जब क्या होगी, सोर्स स्टेशनरी होगी। इसका मतलब जो साउंड वेव जनरेट कर रहा है वो रुका हुआ है। साउंड वेव जो सोर्स जनरेट कर रही है वो रुकी हुई है और ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दौड़ के उसके पास जा रहा है। तो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा या डिटेक्ट करेगा। या सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर उससे दूर दौड़ के दूर जा रहा है तो भी फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, जिसको हम जो जो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। आगे देखते हैं। पिच इज द क्वालिटी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू जज साउंड एज हायर और लोअर। पिच क्या है, एक प्रकार की क्वालिटी है जिससे हमें क्या मेजर कर सकते हैं कि साउंड तेज सुनाई दे रहा है कि साउंड कम सुनाई दे रहा है। इन द सेंस एसोसिएटेड विद म्यूजिकल मेलोडीज। इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार से म्यूजिक से ही कंसीडर करें कि आप अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, तो हाई पिच साउंड सुनाई दे रहा है आपको, और आपने वॉल्यूम कम कर दिया तो लो पिच साउंड आपको, या लो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेन पिच और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पे ऐसा बोला जाता है कि हाई पिच साउंड सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, लो पिच साउंड सुनाई देगा। तो दोनों फ्रीक्वेंसी और पिच क्या है, सेम रिलेटेड है। पिच ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, पिच कम हुई तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा, एक प्रकार से क्या है, लो पिच साउंड है। ओके, ब्राइटनेस कम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। फर्स्ट वाला जो आप डायग्राम देखेंगे ये क्या है, एक प्रकार से लो पिच साउंड है। तो लो पिच साउंड में आप देख सकते हैं कि वेव कैसी है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कम है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कम है, कम वेव बन रही ना। यहाँ पे कितनी वेव होगी, एक वेव दिख रही है और एक आधी दिख रही है। ठीक है, सेकंड फिगर देखते हैं, हाई पिच साउंड। तो हाई पिच साउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है। देख सकते हैं कितनी सारी वेव्स बन रही, एक सेकंड में तो ज्यादा ही वेव बनेगी ना यहाँ पे, तो बहुत सारी वेव है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल बन रही है वेव की। हमारे घर क्या आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है, तो एक सेकंड में वो 50 बार ऑल्टरनेट हो जाता होगा करंट एक सेकंड में। तो यदि पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, इसका मतलब पिच ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। ये दोनों का क्या है, रिलेशन है। तो यदि ऑब्जर्वर को हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मतलब उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो हाई रहेगी, तो हम क्या बोलेंगे, हाई पिच साउंड उसको सुनाई दे रहा है। और यदि ऑब्जर्वर की एपरेंट फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी सोर्स से, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जर्वर को लो पिच साउंड सुनाई दे रहा है या वो लो पिच साउंड डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेम वाला पॉइंट कि पिच क्या रहेगी, हमारी रिलेटेड रहेगी फ्रीक्वेंसी से। वापस रिस्टोर कर देते हैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा। पिच इज related with frequency. Lower is the frequency, lower will be the pitch and vice versa. कम frequency तो कम pitch, high frequency तो high pitch. The phenomena related to frequency change is called Doppler's effect. और इसको हम क्या बोलते हैं? Doppler's shift भी बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, जो कौन सी फ्रीक्वेंसी में जो भी डिटेक्ट कर रहा है उसको, कोई भी डिटेक्ट कर सकता है उसको, सोर्स खुद छोड़ के भी रिफ्लेक्शन वाली फ्रीक्वेंसी को भी डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी करता है यहाँ पे। It is a wave phenomena which holds both for sound waves as well as EM waves. तो ये एक वेव का फिनोमिना है जो क्या करता है, दोनों के लिए होता है। साउंड वेव्स की बात करें तो साउंड वेव्स क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिसको ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ऐसा मीडियम चाहिए जो क्या कर सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है। एयर, लिक्विड, सॉलिड, हर जगह हर मीडियम क्या कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कंप्रेसिव स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है। एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम चाहिए, मतलब ये क्या हुई, एक प्रकार की मैकेनिकल वेव हुई। मगर जो ईएम वेव होती है, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे एक प्रकार की लाइट है। लाइट को ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लाइट पूरे स्पेस में भी ट्रेवल करती है, वो एयर में भी ट्रेवल कर लेती है, वाटर में भी ट्रेवल कर लेती है। तो ईएम वेव्स को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या है, वो एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। मगर जो डॉपलर इफेक्ट है वो दोनों में लागू होता है, मतलब मैकेनिकल वेव्स में भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स में भी क्या होता है, ये फिनोमिना लागू होता है कि उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ही होगी। ऑब्वियस ही बात है, वेव ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है किसी पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का या लाइट के फॉर्म में उसी के पार्टिकल्स का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, तीन केसेस में पढ़ेंगे डॉपलर्स इफेक्ट को। पहला वाला हम कैसा डेरिवेशन देखेंगे, जैसा बुक्स में है, एनसीईआरटी बुक्स में जो एक कन्वेंशनल डेरिवेशन है। फिर सेकंड और थर्ड केस में क्या हो जाएगा, हमारे इजी हो जाएगा एकदम। डॉपलर्स इफेक्ट विल बी एनालाइज अंडर थ्री केसेस। तीन केसेस में क्या करते हैं, हम इसको एनालाइज करते हैं। एक पहले केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी बट द सोर्स इज मूविंग। पहले वाला केस हम क्या लेंगे, ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स मूव कर रही है, जो साउंड वेव छोड़ रही है। सेकंड में देखेंगे, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है मगर क्या है, सोर्स रुकी हुई है। सोर्स ही साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, मगर एक बार सोर्स चल रही है, एक बार ऑब्जर्वर चल रहा है, ऐसा देखेंगे। और उसका अगला क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और थर्ड केस हम क्या देखेंगे, बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग। तीसरा केस हम देखेंगे कि दोनों मूव कर रहे हैं। अब दोनों कैसा मूव कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे से मूव दूर भी जा सकते हैं, दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो पूरा केस हम देखेंगे और कैसे हम फॉर्मूला बनता है वो भी चीज के बारे में एकदम अच्छे से बात करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं साउंड वेव्स क्या है, एक मैकेनिकल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। बट इन द एब्सेंस ऑफ द मीडियम, यदि मीडियम्स नहीं है, द डॉपलर शिफ्ट आर सेम इररिस्पेक्टेड टू वेदर सोर्स मूव और ऑब्जर्वर मूव्स। तो यदि मीडियम नहीं भी रहेगा तो भी जो डॉपलर शिफ्ट है, जो डॉपलर इफेक्ट है, वो सेम रहता है, यदि सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे। अब इसका जो डेरिवेशन है उसको डिराइव करने के लिए हम क्या लेते हैं, कुछ assumption लेते हैं। क्या assumption लेते हैं, the following assumptions are used to find relationship between actual and apparent frequency of the waves। कुछ हम assumption लेते हैं, assumption लेने से क्या होता है कि चीजें सिंपल होती है, और कुछ भी हम assumption लेके डिराइव भी करते हैं तो वो चीजें क्या होती है, मैक्सिमम एक्सटेंट तक रियल लाइफ में क्या हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या assumption लेंगे फाइंड करने के लिए, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FO से हम डिनोट करेंगे, जो क्या करेगी, सोर्स छोड़ेगी। और एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो डिटेक्ट कर रहा होगा। कोई भी डिटेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वर भी डिटेक्ट कर सकता है, सोर्स खुद डिटेक्ट कर सकती है छोड़ के रिफ्लेक्शन वाली। ठीक है, तो एक्चुअल और एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में ही क्या होगा, यहाँ पे पूरा चीज चलेगा। फर्स्ट एजम्पशन देखते हैं हम क्या लेंगे, द सोर्स, ऑब्जर्वर एंड द मीडियम मूव्स अलोंग द सेम लाइन विच जॉइंस द पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। यहां पे हम पहला एजम्पशन ले लेंगे कि मीडियम तो ठीक है रुका हुआ है, सोर्स और ऑब्जर्वर एक सेम लाइन में मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें आसानी जाएगी मतलब डिराइव करने में। दोनों एक ही लाइन में, यदि दोनों एक साथ भी मूव करेंगे तो एक ही लाइन में मूव करेंगे, दूर भी जाएंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन में ही दूर जाएंगे। पहला वाला हमारा एजम्पशन ये रहेगा, मतलब एक ही लाइन में हम एनालिसिस करेंगे। सेकेंड वाला एजम्पशन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स। ऑब्वियसली बात है, जो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रहेगी, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स मतलब यदि सोर्स मूव कर रही है, ठीक है,
और यदि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स को हम vs से डिनोट करेंगे, ऑब्जर्वर मूव किया तो v0 से डिनोट करेंगे। यदि सोर्स मूव कर रही है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रुकी हुई है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी ये तो लगभग कम ही होगी ना, आर लेस देन मतलब कम ही होगी, एज कम लेस देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स। ऑब्वियस सी बात है, इन लोग दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कम ही होगी, एज कंपेयर टू जो सोर्स साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। साउंड वेव की वेलोसिटी तो हम जानते हैं 330 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस में, ये चीज हमने देखा है, तो साउंड वेव की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। एक क्वेश्चन हम करेंगे, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहेगा, उसमें रॉकेट का केस रहेगा। तो रॉकेट तो खुद सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं, तो वहां पे केस अलग होता है, वो उसमें हम कंडीशन भी देखेंगे। बट जनरली हम ऐसा मानेंगे कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड है वो सही में कमी होगी एज कंपेयर टू यदि हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें। तो ये क्या है, हमारे दो ठोक एजम्पशन रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना मेन टॉपिक करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा, जो भी डिटेक्ट करेगा, कम होगी फ्रीक्वेंसी सोर्स से या सोर्स से ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम जनरली सिर्फ एफ से डिनोट करेंगे, और जो सोर्स फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा उसको हम F0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हम केस लेते हैं अपना। पहला केस में हम क्या लेंगे कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स मूव कर रही है। सेम एक रेलवे प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल कि आप रुके हुए हैं और ट्रेन आ रही है आपके पास और ट्रेन आपसे दूर जा रही है, सेम वैसा वाला चीज। तो डिराइव करते हैं इसको। फर्स्ट पहला वाला हम अपना केस लेते हैं। फर्स्ट वाला केस हमारा, सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स मूविंग एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ठोक एजम्पशन लेते हैं। पहला यदि हम यहाँ पे ले लें कि ये एक लाइन क्या है, ऑब्जर्वर को शो कर रही है। ठीक है, और ऑब्जर्वर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल ऑब्जर्वर। ठीक है, और एक और एजम्पशन हम क्या लेते हैं, ये है हमारी सोर्स। यहाँ पे तो हम मान रहे हैं कि ऑब्जर्वर क्या होगा, रेस्ट में होगा इस केस में, और सोर्स जो हो रही होगी वो मूव हो रही होगी। ठीक है, तो कुछ एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। कैसा लिखा रहता है, जब भी आप इसको बुक में रीड करना चालू करेंगे तो वहां पे लिखा रहता है कि ऑब्जर्वर से सोर्स तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे वेलोसिटी का। वहां पे मतलब ये रहता है कि यदि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगी तो सोर्स की हम एक वेलोसिटी बोलते हैं। सोर्स की वेलोसिटी क्या है, वीएस। सोर्स की वेलोसिटी को हम वीएस से डिनोट करते हैं। ऑब्जर्वर अभी तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। पहले वाले केस में यदि ऑब्जर्वर मूव करने लग जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को हम किससे लेंगे, v0 से। ऐसे फिक्स का साइन बना देते कि ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है और तीनों इनलाइन में, बीच में मीडियम है। तो यदि सोर्स क्या होगी, ऑब्जर्वर से दूर जाएगी, मतलब उस डायरेक्शन में जाएगी, तो वो क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वीएस को। और यदि सोर्स क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के पास आ रही है, तो इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक साइन कन्वेंशन लेते हैं। साइन कन्वेंशन कोई भी कैसा भी ले सकता है, उसका अगला फॉर्मूला हल्का सा अलग आएगा। तो जनरली ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है, इसी से क्या होता है, सारी चीजें बनती है। तो ऑब्जर्वर फिक्स है, सोर्स अभी मूव कर रही है, तो सोर्स यदि ऑब्जर्वर से दूर जाएगी तो जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, वीएस को। और यदि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो उस वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, वीएस को नेगेटिव लेंगे। ये एक साइन कन्वेंशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बनाते हैं ओरिजिनल वाला डायग्राम इसका, कि मेन इसका जो डायग्राम रहेगा वो वाला। ओके, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं अपना, ये हुआ ऑब्जर्वर। ओके, ऑब्जर्वर क्या है हमारा, फिक्स्ड है, और ओ से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है हमारा, रेस्ट में। ठीक है, और यहां पे क्या है, हमारी सोर्स। और ये सोर्स क्या कर रही है, आगे मूव हो रही है। कौन सी स्पीड से मूव कर रही है, ये सोर्स हमारी वीएस स्पीड से क्या हो रही है, मूव हो रही है, और ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो पॉजिटिव लेंगे उसको, वीएस को। सेम ये वाले साइन करना, पास आती तो नेगेटिव लेते। ठीक है, अब यहां पे क्या है, सोर्स को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, एस से। और ये सोर्स की पोजीशन होगी S1, वो थोड़ी दूर जाएगी, उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन। एक और चीज कंसीडर करते हैं कि जो ये ऑब्जर्वर है, जानते हैं ना, मैं यहाँ पे लिखा हूं तो यहाँ पे ओ से आप इसको समझ जाएंगे कि ये फिक्स है, ऑब्जर्वर है। इसके पास क्या है, डिटेक्टर है। ये ऑब्जर्वर के पास एक डिटेक्टर है जो क्या करेगा, यदि ये सोर्स क्या भेजेगी, वेव भेजेगी, तो इसका डिटेक्टर क्या है, डिटेक्ट कर लेगा। ओके, फर्स्ट वाली चीज। और देखते हैं अब, जो ये पहली मतलब जो पहला पोजीशन है इसका, इस पोजीशन को हम बोलते हैं S1।
ये पोजीशन क्या है उसकी S1 है, और ये जो टाइम है मतलब अभी जो इसका टाइम है वो यहां से चलना शुरू कर रही है सोर्स। तो यहां पे हम टाइम को क्या ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। यहां से सोर्स क्या होगी, चलना शुरू करेगी। तो जब वो एक जगह में है तो वो वहां पे रहेगी, यहां पे भी वो क्या करेगी, एक ठोक अपनी पल्स एमिट करेगी करेगी। ठीक है, बीच में क्या है हमारा, बीच में क्या है, यहाँ पे मीडियम तो है ही हमारा, और मीडियम भी किस में है हमारा, रेस्ट में। मीडियम भी क्या है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें दिख रही है, ओके। अब ये जो अब ये जो सोर्स है वो जब टाइम इज इक्वल टू 0 में रहेगी, मतलब जब वो चलना शुरू करने वाली है, आगे बढ़ेगी वो, तो उस टाइम ये क्या करेगी, एक ठोक पल्स एमिट करेगी। पल्स मतलब हम जानते हैं एक क्रस्ट, एक सिंपल हार्मोनिक वेव का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, एक क्रस्ट वो क्या करेगी, एमिट करेगी। जो पल्स वो एमिट करेगी उसकी क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा। ठीक है, वो पल्स का एक टाइम पीरियड भी होगा, और मेन इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी वेलोसिटी रहेगी, मतलब जो सोर्स क्या कर रही है, पल्स एमिट कर रही है, या वेव बोले, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जो वो वेव एमिट कर रही है उस वेव की फ्रीक्वेंसी v है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। v उसकी फ्रीक्वेंसी है, vs v मतलब क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, वो उसकी स्पीड है। जो वो वेव जो मतलब जो सोर्स जो पल्स एमिट कर रही है उसकी जो स्पीड है वो v है, और जो सोर्स मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या है, vs। ठीक है, अब इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें हम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, l हमारा, अभी इनिशियल डिस्टेंस। ओके, अब जो ये पल्स है वो पल्स कितने टाइम में यहां तक रीच करेगी, ये पल्स इसने छोड़ा, अभी सोर्स क्या है, अपने इनिशियल पोजीशन पे है, और ये पोजीशन कौन सी है, S1 है, एक पल्स छोड़ी सोर्स है, उस पल्स की स्पीड, या उसको हम वेव भी बोल सकते हैं, उसकी स्पीड है v। तो कितने टाइम में पहुंचेगी ऑब्जर्वर के पास, स्पीड पता है हमें, टाइम मतलब स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। तो टाइम की बात करें तो t1 कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हम टाइम निकाल रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा l, और पल्स की स्पीड क्या है v, जो पल्स दे रही है। तो t1 टाइम में क्या होगा, ये सोर्स अपनी पोजीशन t0 में, ये एक पल्स छोड़ी, तो t1 टाइम लगेगा उसको ऑब्जर्वर तक आने में। ऑब्जर्वर यही चीज डिटेक्ट करेगा, t1 टाइम लगेगा l बाई v, और ये l बाई v क्या बताएगा हमें, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं, सारी चीजें हमने यहां पे डाल दी, ओके। ठीक है, अब ये क्या होगी, सोर्स क्या होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। पहले जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी टाइम 0 था, टाइम 0 है इसका मतलब अभी वो चलना शुरू नहीं करी है। जैसी वो चलना शुरू करने वाली थी, एक पल्स छोड़ी, जिस पल्स की स्पीड v थी, और ऑब्जर्वर के पास वो t1 टाइम में पहुंची, जो क्या होगा l बाई b, इन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जो सोर्स है वो क्या चले गई, यहां अपनी इनिशियल पोजीशन से एक पल्स छोड़ी और वो आगे बढ़ गई, S2 पोजीशन पे चले गई। S2 पोजीशन से भी वो क्या करेगी, S2 पोजीशन में भी जाके वो क्या करेगी, एक पल्स छोड़ेगी वहां से भी। अब यहां पे जो पहुंची, तो यहां पे टाइम कितना हो गया, t इज इक्वल टू हो गया t0 हो गया। एक जगह में वो पहुंच गई, इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन पे वो मूव तो कर ही रही है, आगे वो पूरा चलते जा रही है। हम कुछ दो इंस्टेंट में बात कर रहे हैं, एक चालू करी चलना 0 सेकंड था, 1 सेकंड में वो S2 पहुंची, फिर वो आगे तो जाते जाएगी, nth डिस्टेंस तक जाते जाएगी। हम कुछ टाइम के दो पल को रोक के क्या कर रहे हैं, वहां पे एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस यदि हम देखें, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, एल डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब सेम हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम हमें बस पता होना चाहिए। स्पीड कितनी है, यहाँ पे जो सोर्स है वो vs स्पीड से मूव कर रही है, तो स्पीड हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, एल डैश की वैल्यू vs। ठीक है, और कितना टाइम ली सोर्स S1 से S2 आने में, कितना टाइम ली, पहले टाइम 0 था और t0 ली, तो vs t0, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 और S2 के बीच का L डैश इज इक्वल टू vs t0। ठीक है, अब यहां पे पूरा ओवरऑल डिस्टेंस हम देखें, ओवरऑल डिस्टेंस देखें ऑब्जर्वर से लेके सेकंड पोजीशन तक का, ये डिस्टेंस हम देखें तो वो कितना होगा, L प्लस vs t0 ही होगा, बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, L प्लस vs t0, ऑब्जर्वर से लेके S2 पॉइंट तक का। ठीक है, सारी चीज दिख रही है, हमने सारी चीज लिख दी, ओके। और याद रखिएगा, ये जब S1 पोजीशन पे थी तो एक पल्स छोड़ी थी, तो S2 पोजीशन में जाके भी एक पल्स छोड़ेगी ही छोड़ेगी।
S2 पोजीशन पे जाके भी एक पल्स छोड़ेगी, तभी क्या होगा हमें पता चलेगा। ठीक है, डायग्राम के बारे में हमने पूरा समझ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एक टाइम पता है, इनिशियल में वो जो पल्स छोड़ी थी वो टाइम L/V में पहुंची, आगे पहुंची, डिस्टेंस हमने ले लिया, टाइम याद रखिएगा पहले 0 है और t0 में वो पहुंची। तो सारी इंफॉर्मेशन क्या करी हमने यहाँ पे डायग्राम में डाल दी। ठीक है, अब जब सोर्स S2 पोजीशन पे पहुंची है, उस टाइम पे जो वो पल्स भेजेगी, वो पल्स जो ऑब्जर्वर तक यहाँ पे S2 पोजीशन पे जो ये पल्स भेजेगी, उस पल्स को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज अब हम निकालेंगे। ठीक है, पूरी चीज आपको विजिबल है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लिखेंगे एट S2, जब ऑब्जर्वर कहां हो जाए, मतलब सोर्स कहां पहुंच जाएगी, S2 में पहुंच जाएगी। ठीक है, सोर्स है याद रखिएगा, S1 S2 सोर्स है, पहले S1 से एक पल्स छोड़ी, S2 जाके वो फिर एक पल्स छोड़ रही है, या एक क्रस्ट बोल सकते हैं। तो एट S2 द source emits a second pulse, S2 में जाएगी सोर्स तो एक सेकंड पल्स एमिट करेगी। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे जब चलना चालू करने वाली थी तब वो एमिट कर दी थी। सेकंड पल्स, और पल्स क्या होती है, एक प्रकार से हम एक क्रेस्ट भी बोल सकते हैं, एक वेव का आधा हिस्सा। दिस reaches at, ये जो सेकेंड पल्स है ये ऑब्जर्वर तक कितने टाइम में पहुंचेगी, और वो जितने टाइम में वो पहुंचेगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, T2 बोल देते हैं। क्यों T2 बोल रहे हैं? क्योंकि जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से पल्स छोड़ी थी तो उसका जो आने में ऑब्जर्वर तक का टाइम लगा था उसको हमने T1 बोला था। तो अगला जब वो सेकंड पोजीशन पे गई तो उस टाइम, उसके बाद जब वो पल्स छोड़ी तो वो पल्स आने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, T2 बोल दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने T1 ले लिया है। अब कितना टाइम इसको लगेगा, तो पहले तो एक टाइम लगेगा T0 को प्लस करना पड़ेगा। ये T0 क्या है कि यहां पे एक पल्स छोड़ी, उसके बाद सोर्स एक पल्स छोड़ी रुक गई, उसके बाद वो T0 टाइम ली सेकंड पोजीशन तक जाने के लिए। टाइम यहां पे 0 था और T0 टाइम लेगी वो सेकंड पोजीशन तक जाने में, तो ये टाइम तो ऐड करना पड़ेगा ना अगली पल्स रिसीव होने में। पहली पल्स T1 में आ गई, अगली पल्स क्या होगी, उसको टाइम ली वो T0, अब T0 में पहुंची फिर उसने अगला पल्स लिया। ये T0 हम तभी तो ऐड कर रहे हैं ना, वरना ये और कहीं आगे या पीछे आके रुक के पल्स छोड़ती तो हम वहां तक का टाइम लेते। तो पहले एक तो T0 टाइम हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इतना टाइम तो वो क्या करी, मूव करने में ही ले ली सेकंड पोजीशन तक। ठीक है, प्लस अब अगला हम कैसे लिखेंगे, L प्लस VS T0 बाई V। याद रखिएगा जो V है ये किसकी स्पीड है, जो वेव वो छोड़ रही है उसकी स्पीड है। अब यदि हम ये पूरी टर्म को देखें तो ये पूरी टर्म क्या है, ऊपर में L प्लस V0 L प्लस VS T0 क्या है, एक प्रकार से डिस्टेंस ही है, और नीचे वाली जो टर्म है V वो क्या है, एक प्रकार से स्पीड है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा, टाइम ही तो होगा। तो पहले वो T0 टाइम ली यहां तक जाने के लिए। तो अब समझते हैं, S1 में थी एक पल्स छोड़ी, S2 गई तो S2 तक जाने के लिए वो T0 टाइम ली। अब T0 टाइम ले ली वो, अब उसके बाद वो यहां से पल्स छोड़ेगी जो ऑब्जर्वर तक आएगी। तो ऑब्जर्वर तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, L प्लस VS T0। तो वही हमने लिया L प्लस VS T0, ये डिस्टेंस हो गया, और डिवाइड बाय हमें क्या करना है, स्पीड करना है, जो पल्स की स्पीड है या जो वेव की स्पीड है, और वेव की स्पीड कितनी है V, तो वही चीज तो हम कर रहे हैं। ये देखिए V से डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही तो है ये एक प्रकार का। समझ में आया? फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, पहले पल्स छोड़ी वो, ठीक है, उसके बाद वो T0 टाइम ली आगे बढ़ने में, S2 पोजीशन तक गई तो T0 टाइम ली, T0 टाइम ली तो T0 टाइम हम ऐड कर रहे हैं सेकंड पल्स के आने में। फर्स्ट पल्स तो T1 टाइम में आई, सेकंड पल्स के आने में पहले तो T0 टाइम वो खर्चा करी सेकंड पोजीशन तक जाने के लिए। अब सेकंड पोजीशन में पहुंची और फिर एक पल्स छोड़ी, वो ऑब्जर्वर तक आएगी, तो वो वेव को ट्रेवल करने के लिए डिस्टेंस कितना लगेगा, L प्लस VS T0, इतना डिस्टेंस ली, और स्पीड की स्पीड से आ रही है, V से आ रही है, तो V से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा सेकंड पल्स का। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एट टाइम n T0, अब हम टाइम को ले लेते हैं क्या, n T0। इसका मतलब यह है कि अभी ये क्या है, T0 टाइम में गई, अब ऐसी फिर एक अगले T0 में जाएगी, फिर एक अगले T0 में जाएगी, तो हम nth ले लेते।
फर्स्ट टी, ये क्या है हमारा फर्स्ट T0, फिर आगे एक जगह में जाके रुकी तो उसको हम बोलेंगे सेकंड T0, थर्ड T0, फोर्थ 0। तो अब हम मान ले रहे हैं कि सोर्स आगे जाते ही जा रही है, हर एक सेकंड में वो आगे बढ़ते जा रही है, तो nth टाइम तक वो जा रही है। तो हमने क्या ले लिया n T0 एट टाइम n T0। आगे देखते हैं अब हम मान ले रहे हैं कि सोर्स एकदम आगे जाते ही जा रही है। द सोर्स emits n plus 1th पल्स। ठीक है, अब जब वो n T0 डिस्टेंस तक आगे जाते जाएगी, ये सोर्स आगे जाते जा रही है S2 S3 S4 में, तो वो जो पल्स छोड़ेगी हर बार आगे जा जाके, तो वो पल्स क्या होगी n प्लस 1th की पावर पल्स ही तो होगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, n में +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी तो वो एक पल्स चलना शुरू करने से पहले ही एक पल्स ऑलरेडी छोड़ दिए, उसके बाद वो जितना n आगे जाएगी उतना वो n पल्स छोड़ते जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे n में हमने क्या किया +1 किया, क्योंकि जब वो अपनी चलना शुरू करने वाली थी, टाइम 0 था, तो उसने एक पल्स छोड़ दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो n प्लस 1 क्या होगी, वो पल्स छोड़ते जाएगी, आगे जाती जाएगी। एंड और दिस रीचेस ऑब्जर्वर एट टाइम। अब टाइम हम निकालेंगे, पहले हमने T1 निकाला फर्स्ट पोजीशन पे, कितना टाइम लगा पल्स को पहुंचने में। T2 टाइम निकाला, सेकंड पोजीशन पे गई तो कितना टाइम लगा पल्स को पहुंचने में। अब हम देखेंगे कि nth जगह चले गई, nth T0 डिस्टेंस आगे बढ़ गई तो कितना टाइम लगेगा पल्स को पहुंचने के लिए। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, टाइम हमने क्या लिया 1 लिया, पहले वाले को 2 लिया, तो यहां पे अब हम टाइम क्या लेंगे T n प्लस 1 ऐसा लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस, अब यही वाला जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन आया था हमारा, यही वाला, यही रिलेशन को हम nth जोड़ेंगे। कितना T0 मूव करी थी पहले, तो अब कितना मूव कर रही है वो n T0 प्लस जितना भी आगे जाती जाएगी ये डिस्टेंस उतना बढ़ते जाएगा। L तो सेम है, बस ये Vs T0 क्या होते जाएगा, n टाइम्स बढ़ते जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, L प्लस n Vs T0 बाई V। बिल्कुल, ये आ गया हमारा रिलेशन L प्लस n Vs T0 बाई N। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो क्या होगा, L प्लस n Vs T0 बाई V। सेम यही एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हमने nth टर्म में लिखा है। T0 तक मूव करी, अब n T0 जा रही है, वो हर एक जगह रुक रुक के पल्स छोड़ते हुए जा रही है। तो ये L तो सेम रहेगा, इनिशियल डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बस Vs T0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना वो n आगे हो जाएगी, और उसकी स्पीड तो V रहेगी वो। तो सेम यही वाली टर्म सेकंड पोजीशन के लिए थी, तो इसी को हमने क्या कर दिया, nth पोजीशन तक के लिए लिख दिया। ठीक है, तो अब यदि हम टाइम इंटरवल निकालें, टाइम इंटरवल मतलब ये हर ड्यूरेशन के बीच का डिस्टेंस, 1 से लेके T1 माइनस T2 करें, टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं हम। और टाइम इंटरवल कैसे निकाल रहे हैं, 1 से लेके nth तक का, इन्हीं को हम क्या करेंगे, आपस से माइनस करेंगे। बोल सकते हैं कि T1 माइनस T2 कर रहे हैं हम, यहाँ पे टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं कि पहली पल्स आई, उसके बाद कितना देर रुकना पड़ा तो सेकंड पल्स आई, और यही चीज हम टाइम इंटरवल किसके लिए निकाल रहे हैं, nth के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हेंस टाइम इंटरवल, सेम ऐसा डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में है, फॉर nth वेव इज, हम क्या निकाल रहे हैं, एक प्रकार से डेल्टी निकाल रहे हैं, टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं nth वेव की, जितनी भी वो nth वेव छोड़ेगा। तो क्या होगा वो हमारा Tn प्लस 1 माइनस T1, यही होगा। सबसे बड़ा टाइम ये होगा जब वो nth डिस्टेंस में रहेगी, और प्लस क्या है हमारा T1, माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं हम टाइम का, कि कितना टाइम लगेगा उसको nth में आने में और पहले में आने में। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बड़ी सी इक्वेशन बनेगी हमारी। Tn प्लस 1 की वैल्यू क्या है, n T0 प्लस L प्लस n V0 T0 बाई n, और माइनस क्या करेंगे हम अपनी T1,
t1 मतलब जब वो इनिशियल पोजीशन पे थी तो कौन सी पल्स छोड़ी थी, इनिशियल पोजीशन पे पल्स थी वो क्या थी, t1 इक्वल टू क्या है, l बाई v है, तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे हम, L बाई वी। बस पहले वाला जब इसी का ही हम डेरिवेशन बड़ा लेंगे, आगे वाला तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसी को दोबारा हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको हम दूसरे तरीके से लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो ये आया हमारा टाइम इंटरवल, जब पहली वाली पल्स छोड़ी वो और nth डिस्टेंस चली गई, उस समय जो पल्स छोड़ी उसके बीच का ये क्या आया, टाइम इंटरवल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक प्रकार से एवरेज वैल्यू निकालेंगे यहाँ। तो अब नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, द ऑब्जर्वर the observer detector count n pulses जो ऑब्जर्वर का डिटेक्टर है वो क्या करेगा, n पल्सेस काउंट करेगा, उसको n पल्सेस मिली एंड observer records the period of the wave t given by, अब उसको बहुत सारी पल्स मिली तो वो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेगा, एक प्रकार से एवरेज वैल्यू निकाल देगा। सेम, तो उसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे टाइम पीरियड रिकॉर्ड करेगा, तो टाइम पीरियड का रिलेशन क्या रहेगा, सेम, ये जितना टाइम उसको लगा है ओरिजिनल मतलब टाइम डिफरेंस जितना है, इसको हम पूरा क्या कर देंगे, सिर्फ n से डिवाइड कर देंगे, तो एक प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से वो एवरेज वैल्यू ही निकाल रहा है। तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन, n t0 प्लस l प्लस और क्या था एक्सप्रेशन में, n vs t0 बाई v था और माइनस क्या है, l बाई v, पूरे को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ किससे, n से, तो वो क्या कर रहा है, वही ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को n से डिवाइड कर देंगे, तो ये n क्या है, नीचे में है ऐसा, तो वो सबके नीचे में जाएगा, तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा देखते हैं, t इज इक्वल टू n सबके नीचे में गया तो n t0 बाई n, फर्स्ट वाले टर्म के नीचे आ गया, बीच में प्लस, फिर क्या है l प्लस n vs t0 बाई n और v है इनके नीचे माइनस l बाई nv, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, बिल्कुल सबके नीचे क्या हो गया, n चले गया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है, ये n और ये n कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो सिर्फ t0 बचा, तो t इज इक्वल टू t0 ही प्लस बचा हुआ है। अब ये जो दोनों के बीच में प्लस है तो nv दोनों को दे देते, तो क्या हो जाएगा, प्लस l बाई nv प्लस n vs t0 बाई nv दोनों के पास आएगा माइनस l nv, ये आया एक्सप्रेशन। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस l बाई nv और माइनस l बाई nv, ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो गई, तो क्या एक्सप्रेशन बचा हमारे पास, t इक्वल टू t0 प्लस और ये n इसका भी कैंसिल आउट हो गया, vs t0 बाई v, ये आया हमारा एक्सप्रेशन। टाइम पीरियड t0 क्या है, जो वो पहला इनिशियल पोजीशन मूव कर रही है वो वाला। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, t0 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t0 ब्रैकेट में 1 प्लस vs बाई v, ये आया एक्सप्रेशन हमारा। vs क्या है, सोर्स की स्पीड, और v क्या है, हमारी वेव की स्पीड। ठीक है, तो इसी को आप पूरा देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख लेते ताकि वो अच्छे से हम उसको वो कर पाए। क्या आया हमारा एक्सप्रेशन, t इज इक्वल टू t0 ब्रैकेट में 1 प्लस vs बाई v। ठीक है, याद रखिएगा vs क्या है, यहाँ पे सोर्स की स्पीड है, और v क्या है, हमारी जो वेव वो छोड़ रही है उसकी स्पीड है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेम इसी रिलेशन को हम जानते हैं कि टाइम पीरियड को हम यदि उल्टा कर दे तो वो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है।
टाइम पीरियड को यदि हम 1 बाई नीचे कर दें तो यहाँ पे क्या करते हैं हम अपोजिट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू पूरी अपोजिट होगी 1 बाई T0। बिल्कुल। तो टाइम पीरियड की हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या फ्रीक्वेंसी में, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई एफ। ये जो एफ आ रहा है यही हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 बाई F0 ब्रैकेट में 1 प्लस BS बाई V। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे उल्टा नहीं कर रहे हैं हम, बस टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी के टर्म में वैल्यू डाल दे रहे हैं। T इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है और T0 इक्वल टू 1 बाई F0 होगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला आ गया। अब इसी को क्या करते हैं, अब उल्टा कर देते हैं। तो अब मेन हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में 1 प्लस, ये उल्टा हो जाएगा, या उल्टा नहीं करते इसको, हम क्या करते हैं इनवर्स कर देते सेम इसका। बिल्कुल VS बाई V की पावर -1। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का। और ये एक्सप्रेशन क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका फर्स्ट वाले केस का। ये क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन। F क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा ये जो F है यही क्या है, हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही होगी। F क्या है, हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F0 हमारा, याद रखिएगा। ऐसा क्यों, F0 मतलब क्या, जो सोर्स फ्रीक्वेंसी छोड़ रही है वो। एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑब्जर्वर सुन रहा है। अब इस रिलेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि सोर्स पास आ रही है, दूर जा रही है, तो उसको कैसा कैसा आवाज सुनाई देगा। ठीक है, अब जो ये वाला रिलेशन है ये भी क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए क्योंकि आपको ये रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा। ऐसा कब, क्योंकि यदि मान के चलते हैं कि जो Vs हमें गिवन है, Vs मतलब क्या है, सोर्स की स्पीड है ना, और Vs की स्पीड जो रही वो ज्यादा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, यहां हम क्या बोल सकते हैं, इज नॉट स्मॉल देन V। तब हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ऐसा, इसका मतलब जब हम कोई जैसे क्वेश्चन लेंगे, एक रॉकेट क्वेश्चन, अब रॉकेट चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, खुद 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे तो हम क्या ले लेते हैं, एजम्पशन ले लेते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कब, जब Vs क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा V से। मतलब जो चीज मूव कर रही है वो खुद सुपरसोनिक से मूव कर रही है मान के चलते हैं, या रॉकेट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। नॉर्मल यदि कोई ऑब्जेक्ट लिया है, एम्बुलेंस चल रही है, तो फिर आगे वाला फॉर्मूला ले सकते हैं। तो ये क्या है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, यदि Vs और V के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जनरली हम देखेंगे ट्रेन मूव कर रही है, ऑब्जर्वर खड़ा है, तो वहां पे स्पीड डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ट्रेन बहुत धीरे मूव करेगी और स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज रहता है, तो हम आगे वाला फॉर्मूला लेंगे। मगर यदि साउंड में सोर्स की स्पीड बहुत ज्यादा रही, स्पीड ऑफ साउंड के लगभग उससे कुछ 100 मीटर पर सेकंड ही आसपास रही, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिएगा। तब हम जो अभी आगे फॉर्मूला लेने वाले हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये -1 आ गया है, -1 है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम यूज करें, तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज कर ही रहे हैं, तो इसका मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए कि Vs बहुत छोटा मान ले रहे हैं हम V से, तभी बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। देखते हैं, यदि बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ये पावर को हम क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 ब्रैकेट में 1, पावर अंदर आ गई -1, तो माइनस Vs बाई V हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला यदि हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो। अब याद रखिएगा बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं तो उस समय कंडीशन क्या होती है, 1 प्लस x की पावर यदि n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस nx लिख सकते हैं। बस कंडीशन ये कि जो x है वो बहुत छोटा रहे 1 से, तब हम ये बाइनोमियल फॉर्मूला ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल फॉर्मूला लेके अंदर माइनस साइन दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हम ऑलरेडी कंसीडर कर लिए इस स्टेप में कि जो सोर्स की वेलोसिटी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड तो ज्यादा ही है, तो इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे जब दोनों की वेलोसिटी में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस हो, मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होगा।
ठीक है, वरना यदि रॉकेट वॉकेट रहा जो सोर्स ही बहुत स्पीड से मूव कर रही तो ये वाला रिलेशन लेंगे हम ऊपर -1 का। उसके बाद यहाँ पे वीएस को सेट करेंगे कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं हम। इस एक्सप्रेशन से हम ये समझते हैं कि कैसे एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी। सारी चीज हमने यहां कंसीडर कर ली। ओके, तो क्या आया हमारा एक्सप्रेशन, F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में 1 माइनस VS बाई V। ठीक है, ये वाला हमने एक्सप्रेशन ले लिया। ओके, अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट चीज मान लेते हैं कि ठीक है, VS तो जो है हमारा वो बहुत छोटा है V से। जो भी सोर्स मूव कर रही है उसकी स्पीड तो बहुत कम है और स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत ज्यादा है। अब यदि VS बहुत छोटा रहा V से, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, VS बाई V का रेशियो यदि हम देखें, VS बाई V का रेशियो देखें, VS बहुत छोटा है V से, तो VS बाई V का भी रेशियो क्या होगा, बहुत छोटा आएगा 1 से, या 1 से छोटा आएगा। बहुत छोटा भी नहीं बोले, पता नहीं है अपने का वैल्यू, तो बस छोटा बोल, 1 से तो छोटा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, VS बाई V की वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी क्योंकि VS बहुत छोटा है। 1 से छोटी आएगी, इसका मतलब क्या, पॉइंट में आएगी, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा कुछ आएगी, 0.02 या 0.01 कुछ भी बोल दे, कैसी भी वैल्यू आ सकती है। अब ये वैल्यू पॉइंट में आएगी और उसको हम 1 से माइनस कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट की वैल्यू 0.1 भी हुआ, उसको हम 1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू तो पूरी छोटी ही हो जाएगी, मतलब ये पूरी वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। फिर इसकी वैल्यू यदि कुछ पॉइंट में आएगी क्योंकि VS बहुत छोटा है V से। अब इस वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी। तो इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस VS बाई V की भी जो वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, 1 से छोटी ही आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से उसको माइनस कर दिए तो 1 से तो खुद ही हम घटा रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 से छोटी ही आ जाएगी। अब ये ब्रैकेट की वैल्यू पूरी 1 से छोटी आ गई, मतलब 1 से छोटी आ गई मतलब क्या, पॉइंट में आ गई, 0.1 आ गई मान लेते हैं। तो FO ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से 0.1 यदि मल्टीप्लाई होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो कम ही हो जाएगी ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी तो कम ही हो जाएगी यदि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हम कोई पॉइंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से जो मेन हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, F0 जो है, मतलब जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले केस में बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू F। F0 क्या है, हमारी ओरिजिनल, ठीक है, और ये F क्या है, हमारी एपरेंट। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बड़ी हो जाएगी और जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो नहीं सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और वो कम सुनाई देगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहां से, ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ऑब्जर्वर को क्या होगा, कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। इसका मतलब अब जब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो लो पिच साउंड सुनाई देगा उसको, मतलब उसको आवाज क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। समझ में आया आपको, उसको आवाज जो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को वो क्या होगी, कम सुनाई देगी। कैसे, ठीक है, फिर से देखते हैं जो हमारा ये वाला कंडीशन था। यहां पे हमने क्या लिया था, ऑब्जर्वर है और सोर्स उससे दूर जा रही है। एक इंसान रेलवे स्टेशन में खड़ा है और ट्रेन उससे दूर जा रही है, तो उसको कम आवाज सुनाई देगी ना भाई, उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ट्रेन उसके पास आएगी तो उसको ज्यादा सुनाई देगा ना, ज्यादा आवाज सुनाई देगी। तो सेम तो वही तो केस है, यहाँ पे सोर्स क्या हो रही, दूर जा रही है, तो जो ऑब्जर्वर की एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देती रही होगी वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हुई, पिच कम हो गया, इसका मतलब उसको कम साउंड सुनाई देगा। ट्रेन दूर जा रही है तो उसको ओरिजिनल ट्रेन की ज्यादा आवाज रहेगी, मगर उससे जब उस तक उसके पास पहुंचेगी तो वो आवाज और कम हो जाएगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं अगला केस। अगला केस देखते हैं, नेक्स्ट केस में हम ये मान लेते हैं, फर्स्ट वाला ये केस हो गया, ठीक है, इसमें क्या था, वो तो दूर जा ही रहा था। नेक्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि इफ
source is approaching the ऑब्जर्वर। अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेन, पैसेंजर खड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन में, ट्रेन आ रही है, उसको ज्यादा जो साउंड रहेगा, वो विसल जो ब्रो करेगा, उससे ज्यादा ही आवाज उसको सुनाई देगी, क्योंकि सोर्स उसके पास आ रही है। तो जस्ट हमने अपोजिट केस लिया। अब जो हमने स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन लिया था वो यूज होगा। याद रखिएगा हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, यदि ऑब्जर्वर से सोर्स दूर जा रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और यदि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो हम वीएस को क्या लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे वीएस को नेगेटिव ले लेंगे, और सेम रिलेटिव वेलोसिटी का ही तो यहाँ पे कंसेप्ट है। तो यदि सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रही है तो जो वीएस है हमारा, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव वीएस लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे वीएस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में जो फॉर्मूला है हमारा वो कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू F0 1, वीएस को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा वीएस बाई वी, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब यहां पे भी होगा वो प्लस, और याद रखिएगा प्रीवियस जो एक हमारा रिलेशन है, कौन सा वाला रिलेशन जो हमने लिया था, ये वाला रिलेशन, ये वाले रिलेशन में भी हम क्या एज्यूम किए कि सोर्स दूर जा रही है। यदि दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, मतलब जो सोर्स है वो फुल रॉकेट की स्पीड से, सोनिक स्पीड से उड़ रही, बहुत तेजी से उड़ रही, और वेलोसिटी ऑफ साउंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहां पे भी आप नेगेटिव लिखेंगे जब सोर्स क्या हो रही है, पास आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे तो सोर्स दूर जा रही है, ये अजम्पशन दिख रहा है, तो ऊपर पावर -1 रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, अभी जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एकदम इजीली सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। और मैं आपको इजी टेक्निक भी बताऊंगा इसका, कि याद कुछ भी नहीं रखना है आपको, बस सारी चीजें समझ में आते जाएगी। याद कुछ भी नहीं रखना है, आगे जाके पूरी हम टेक्निक देख लेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला आया। अब यहां से देखना है कि जब सोर्स पास आ रही है ऑब्जर्वर के, तो जरूर उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं ज्यादा साउंड सुनाई देता है। तो एक्सप्रेशन से हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं हम, Vs की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी कम है ही V से, जो सोर्स की स्पीड है वो तो V से कम है, ये तो हम जान ही रहे हैं, क्योंकि हम बाइनोमियल थ्योरम के बाद इस चीज को लगा रहे हैं। तो Vs की वैल्यू कम ही है, इसका मतलब ये है कि जो Vs बाई V की वैल्यू है वो भी 1 से कम आएगी। ये वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी, 1 से छोटी मतलब पॉइंट में आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू पॉइंट में आएगी, मगर जब उसको हम उस पॉइंट की वैल्यू को 1 से हम प्लस कर देंगे तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी। 1 प्लस Vs बाई V की वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाएगी 1 से, क्योंकि ये कुछ भी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी ही पॉजिटिव वैल्यू, और तो वो 1 से हम उसको जब प्लस कर देंगे तो ये ब्रैकेट की वैल्यू तो बड़ी हो ही जाएगी। अब इसकी वैल्यू बड़ी हो गई 1 से, इसका मतलब क्या हो गया, 1 से बड़ा 2 हो गया, या 1.1 हो गई। तो 1 से बड़ी वैल्यू 1.1 या 2 बोल दें, F0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो F क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी F0 से। F0 क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो लॉजिकली भी समझ सकते हैं, खड़े हुए हैं, ट्रेन पास आ रही है हॉर्न बजाते हुए, जो भी उसकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी हमें ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही हो जाएगी। आ गई अपनी कंडीशन, सेम एकदम सही बैठ रहा है, एकदम लॉजिकली भी और उससे भी, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, पूरा चीज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हुआ, पूरा वो वाला केस हुआ कि जब सोर्स मूव कर रही। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि जब क्या होगा, सोर्स रुकी हुई है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, उसमें हम इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस देखते हैं अपना। इस केस में क्या होगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा हमारा और सोर्स स्टेशनरी होगी। तो केस 2, observer moving and remain ऑब्जर्वर मूव करेगा और सोर्स क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। सेकंड वाला केस देखते हैं, ओके। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। अब याद रखिएगा इसी चीज को हम क्या बोलते हैं,
डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें कम ज्यादा मिल रही है, इसी केस को मतलब डॉपलर इफेक्ट को ही हम डॉपलर शिफ्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे अपना डायग्राम बनाते हैं। एक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर को हम ले लेते हैं ओ से, और एक तरफ क्या हो जाएगी हमारी सोर्स। तो ये हो गई हमारी सोर्स। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कौन सी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, v0 से। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है, मूविंग। और जो सोर्स है हमारी, सोर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, अपना s से। ऑब्जर्वर o से है तो सोर्स हमारी s, और जो सोर्स है वो किस पे है, हमारी रेस्ट पे। दोनों एक लाइन में तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हम वही अजम्पशन लेके बना रहे हैं। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v0 से। ठीक है, अब इसी केस में क्या होगा, ओके, अब सोर्स क्या करेगी, एक ठोक अपनी वेव छोड़ेगी। ये एक वेव क्या करी, सोर्स छोड़ी। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, v0 स्पीड से उसके पास आ रहा है, और जो ये वेव छोड़ेगी, ये वेव की स्पीड क्या होगी, v, और ये किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। वेव की स्पीड है। पल्स बोले या वेव बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे लगभग सेम ही होगा। पल्स मतलब वो एक आधा हिस्सा यहाँ पे क्या करेगी, रिलीज करेगी। ओके, v क्या है, हमारी वेव की स्पीड। अब यहाँ पे हम यदि देखें तो ऑब्जर्वर का देखें तो यहाँ पे क्या है, हमें स्पीड का पता है। ठीक है, तो सोर्स का सबसे पहले हम देखते हैं। सोर्स की यदि हम बात करें, सोर्स क्या है, रेस्ट में, ऑब्जर्वर मूव होके उसके पास जा रहा है। ओके, तो अब यदि हम यहाँ पे देखें कि जो फ्रीक्वेंसी होगी f0, f0 कौन सी होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स देगी, और ऑब्जर्वर जो भी सुनेगा वो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो जो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा लैम्डा और स्पीड के टर्म में क्या होता है, ये वाला डेरिवेशन एकदम सिंपल रहेगा। तो v बाई हम लैम्डा बोल सकते हैं, स्पीड बाई वेवलेंथ, जो भी वेव की स्पीड होगी, ये हो गया क्या हमारा f0, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यदि हम यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें, वेवलेंथ की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, v बाई f0। बिल्कुल, यहां पे हम वेवलेंथ के फॉर्म में इसको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। प्रीवियस वाला जो केस था उसमें ऐसा करके हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे वेवलेंथ चेंज होते रहेगी। सोर्स छोड़ेगी 10 ठोक, ऑब्जर्वर आगे बढ़ जाएगी तो ऑब्जर्वर कम रिसीव करेगा, ऐसा होता है वहां। तो यहां पे क्या होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। लैम्डा यहाँ पे जो सोर्स की वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होगी, प्रीवियस वाले केस में चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे उसको बड़े डेरिवेशन से बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड है जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा वो देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है। अब वो किस स्पीड से साउंड को रिसीव करेगा ये देखते हैं। वेव उसकी तरफ आ रही है v स्पीड से, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, v0 स्पीड से जा रहा है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड ऑब्जर्वर रिसीव करेगा वो क्या होगी, v प्लस v0। बिल्कुल, v प्लस v0। ऐसा कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है। रिलेटिव वेलोसिटी देखें, एक चीज क्या हो रही है, इस तरफ जा रही है, और अगली चीज क्या हो रही है, इस तरफ आ रही है। तो टोटल वेलोसिटी क्या होगी, ये v0 ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, तो ओवरऑल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, प्लस होगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है। कैसे, आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं और आपका एक दोस्त 20 की स्पीड से आपके पास आ रहा है, दोनों के बीच में दूरी है, आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, वो 20 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर जो तीसरा पर्सन देख रहा है वो क्या बोलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ना 30 की स्पीड से क्लोज हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप भी दौड़ रहे हैं और वो आपके पास आ रहा है, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट रहता है। मतलब ओवरऑल जो देख रहा होगा वो क्या बोलेगा, दोनों 30 की स्पीड से क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि एक 10 की स्पीड से उसके पास आ रहा है और दूसरा 20 की स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो एक स्पीड से आ ही रहा है और वेव भी उसके पास और जल्दी आ जाएगी। तो टोटल जो ऑब्जर्वर जो स्पीड ऑफ उसको साउंड रिसीव करेगा वो क्या करेगा, v प्लस v0 की स्पीड से रिसीव करेगा यहाँ, क्योंकि ये तो आ ही रही है और ये उसके पास और आगे आ जा रहा है। ठीक है, अब यदि इस केस में देखें कि जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो क्या सी होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और उसकी स्पीड क्या होगी, वेवलेंथ तो सेम ही रहेगी यहाँ पे। तो सेम फॉर्मूला, स्पीड बाई लैम्डा, तो v प्लस v0 बाई लैम्डा, ये आ जाएगा। वेवलेंथ चेंज होगी नहीं, तो जो लैम्डा की वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं।
तो हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। एकदम सिंपल है ये वाला केस एकदम। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, एपरेंट फ्रीक्वेंसी की यहां से। तो देखते हैं क्या हमारा रिलेशन आ जाएगा, पूरी चीज आप नोट कर सकते हैं कभी भी। तो F इज इक्वल टू क्या है हमारा, V प्लस V0 बाई लैम्डा है। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, V प्लस V0 बाई V पूरा, और यहां पे क्या आ जाएगा, F0 आ जाएगा, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये F0, और लैम्डा ऊपर है तो V नीचे, लैम्डा नीचे तो V नीचे और F0 ऊपर। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में V प्लस V0 बाई V। याद रखिएगा यहाँ पे VS नहीं आ रहा है क्योंकि सोर्स तो मूव ही नहीं कर रही है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो V0 क्या है, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी, V0 क्या है, ऑब्जर्वर की स्पीड, F0 क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ये F क्या है हमारी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और F0 क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स छोड़ रहा है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये तो आ गया हमारा मेन रिलेशन। इसी को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सेम अच्छे से, मतलब वो करके थोड़ा सा V दोनों के नीचे दे देते, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 और V बाई V0, तो 1 प्लस V0 बाई V। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले क्या है हमारे, सेम ही मीनिंग है दोनों का। तो ये निकल गया हमारी फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपना कंसेप्ट लगाते हैं। फर्स्ट कौन सा फॉर्मूला ले, इसी को लेके हम लगाते हैं कि कैसे होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी, ये पता लगाने के लिए। ठीक है, तो क्या आया हमारा रिलेशन, F इज इक्वल टू जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है F0 1 प्लस ऊपर में क्या है V0 बाई V, ये आया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में यदि जो V0 है, जो ऑब्जर्वर, जो अपनी ऑब्जर्वर क्या है, जो जिस स्पीड से जा रहा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है बहुत छोटी होगी स्पीड ऑफ साउंड से। ऑब्जर्वर साउंड की स्पीड से थोड़ी ना दौड़ सकता है भाई, ऑब्वियस ही बात है वो तो छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें तो ये V0 की वैल्यू छोटी हो गई और V की वैल्यू बड़ी है, तो V0 बाई V की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। ये वैल्यू छोटी है, ऊपर वाली नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियस ही बात है 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी, पॉइंट में ही आएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये छोटी तो वैल्यू आ रही है, मगर जब उसको हम 1 से प्लस करेंगे तो ये मान के चलते हैं ये वैल्यू पॉइंट में आ गई, 1 से प्लस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ ही जाएगी। तो 1 प्लस V0 बाई V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी आ जाएगी, 1.1 1.2 कैसी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया, ऑब्जर्वर की स्पीड तो साउंड की स्पीड से कम ही होगी, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, 1 से छोटी आई। अब जब इसकी पूरी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, मान लेते हैं 0.1 ही आ रही है, 1 से प्लस करेंगे तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये पूरे की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, 1 से बड़ी हो गई। अब जब हम उसको F0 से मल्टीप्लाई करेंगे, F0 से यदि हम 1.1 भी मल्टीप्लाई कर दिए तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से। मतलब यदि वहां पे हॉर्न बज रहा है और आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो भले आप उतना स्पीड नहीं दौड़ पाएंगे, मगर जब ऑब्जर्वर मूव करते हुए जा रहा है तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी, इवन जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उससे भी ज्यादा। समझ में आ रही है आपको ये चीज? तो इसका मतलब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो उसको साउंड कैसा सुनाई देगा, हाई पिच साउंड, ज्यादा साउंड सुनाई देगा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, हाई पिच, कैसा साउंड सुनाई देगा ऑब्जर्वर को, हाई पिच साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, जब सोर्स तो रेस्ट में है ही, ठीक है, मगर ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है। अभी तो पास आ रहा था इस केस में,
नेक्स्ट हम अपना केस देखते हैं कि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से। ओके, तो इफ observer is moving away, किससे दूर जा रहा है? सोर्स से ही जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है, ये चीज हमें समझ में आती है। तो अब इस केस में रिलेशन कैसा हो जाएगा? F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में बीच में क्या आ जाएगा? यहां पे क्या था? ओरिजिनल से देखते हैं हम इसको। ओरिजिनल कैसा आया था हमारा? ये वाला रिलेशन कहां पे आया? यहां पे आया, ये देखिए V प्लस V0 वाला रिलेशन आया है यहाँ पे, ठीक है। और ओरिजिनल हम यहां पे देखें तो ये स्पीड V प्लस V0। अब यदि ऑब्जर्वर यदि इधर जाएगा, यहां पे ऑब्जर्वर यदि जाने लग गया V0 इस स्पीड से, वेव की स्पीड आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होती है? प्लस माइनस होती है। यदि दोनों वेलोसिटी क्या है? सेम डायरेक्शन, V0 और V, तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में क्या होती है? माइनस होती है। कैसे? आप जा रहे हैं 10 की स्पीड से, आपके बाजू में एक दोस्त भी जा रहा है 20 की स्पीड, नहीं और थोड़ा, हाँ 20 की स्पीड से जा रहा है, तो आप लोग दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? स्पीड का 10 का डिफरेंस रहेगा। आप एक दूसरे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो 10 की स्पीड से ही जा रहा है, आपको नहीं लगेगा कि वो 20 की स्पीड से जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, क्योंकि आप खुद 10 से चल रहे हैं, वो 20 से दौड़ रहा है, आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि वो मेरे से 10 की स्पीड से आगे निकल रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? सेम डायरेक्शन में नेगेटिव होती है, सेम रिलेटिव वेलोसिटी का केस। तो यहां पे जो v प्लस V0 हमने लिखा है वो माइनस हो जाएगा। तो ओरिजिनल फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? यहां पे v माइनस V0 क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी v माइनस V0 बाई v, ये कंडीशन आ जाएगी। तो f का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F0, दूसरा फॉर्मूला हम बोल सकते हैं 1 माइनस V0 बाई v, बस क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन यहां पे लग जाएगा, ठीक है। अब इस केस में यदि हम देखें तो सेम पूरा वही वाला कंडीशन, V0 की वैल्यू क्या रहेगी? कम ही रहेगी V से, जानते हैं हम। तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 की वैल्यू V से तो कम ही रहेगी। कोई साउंड की स्पीड से ऑब्जर्वर थोड़ा ना मूव कर सकता है, तो ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू पॉइंट में आएगी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अब जब कोई भी पॉइंट की वैल्यू हम 1 से माइनस करेंगे, 0.1 भी हुआ तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से छोटी ही हो जाएगी। मतलब ये जो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी 1 से, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से छोटी ही हो जाएगी पूरे वैल्यू। तो अब जब 1 से छोटी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? फिर 0.1, 0.2, और उस वैल्यू को, कोई भी पॉइंट की वैल्यू को हम F0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम सुनाई देगी, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी F0 से। सेम वही कंसेप्ट, V0 की वैल्यू कम रहेगी V से, ये पूरी वैल्यू पॉइंट से छोटी, 1 से छोटी हो गई, मतलब पॉइंट में आ गई। 1 से माइनस किए तो 1 से ही तो खुद माइनस कर रहे हैं, तो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू पॉइंट में आ गई। कोई भी पॉइंट की वैल्यू F0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो F क्या होगा? छोटा ही हो जाएगा। मतलब जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि लोअर एपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, मतलब जो सोर्स ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कम सुनाई देगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लो पिच साउंड, मतलब उसको कम आवाज सुनाई देगी क्योंकि वो दूर जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। ये वाला हुआ, तो एकदम सिंपल टाइप का ही केस है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस देखते हैं। जब क्या हो रहे होंगे? दोनों मूव हो रहे होंगे। अब इसमें तो और इजी हो जाता है, एकदम आसानी से समझना। केस 3, केस 3, केस 3 में क्या होगा हमारा? बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है? दोनों यहां पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? एक जनरल फॉर्मूला लेंगे।
और उसी से हमें क्या होगा समझ में आएगा। कैसा फॉर्मूला लेते हैं हम देखते हैं। F इज इक्वल टू फर्स्ट वाली कंडीशन ले गया, ठीक है, एक जनरल लेते हैं। ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो आपको क्या होगी, सारी चीजें आसानी से समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। कैसा लेते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला, F इज इक्वल टू F0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले ब्रैकेट लेते हैं। ऊपर में याद रखिएगा कैसे लिखना है, पहले जनरल कंडीशन, यहाँ पे V लिख दीजिए, यहाँ पे V0 लिख दीजिए, डिवाइड बाय V, और यहाँ पे क्या हो जाएगा VS, और ये हो गया हमारा F0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, हमारी एक जनरल कंडीशन। अब इसमें हम अलग अलग कंडीशन के हिसाब से प्लस माइनस पुट करेंगे कि कौन कैसे कैसे मूव हो रहा है, देखते हैं कैसे। तो ये एक जनरल कंडीशन, इसको याद रखिएगा कि ऊपर में क्या करना है, V दोनों जगह पहले आएगा और इधर V0, फिर नीचे भी V पहले आएगा और VS और F0, और ये तो हम जानते हैं इधर एपरेंट रहता है और ओरिजिनल उन लोगों के साथ ही रहता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हम अपना केस दें। फर्स्ट केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, कैसा कंसीडर करें, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है और जो सोर्स है वो क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के पास आ रही है, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, F इज इक्वल टू सेम, पहले जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, V यहाँ पे V0 डिवाइड बाय नीचे में V और VS, और यहाँ पे क्या आया, F0 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लॉजिकली देखना है, कैसे लॉजिकली देखना है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स के पास आ रहा है, पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है तो ऑब्जर्वर क्या चाहेगा, जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है वो ज्यादा हो, मतलब ऑब्जर्वर चाहेगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी ना। ट्रेन पास आती है तो ज्यादा आवाज सुनाई देता है, ट्रेन दूर चले जाती है तो कम आवाज सुनाई देता है, पिच हाई ज्यादा मिलता है जब ट्रेन आते रहती है हमारे पास। तो ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो चाहेगा ही कि मेरे को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दे। तो ऊपर में क्या होगा, यहां पे आप ऐसे लिखिए, ऑब्जर्वर क्या चाहता है, ऑब्जर्वर पास जा रहा है सोर्स के, इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर चाहता है कि उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, ये चाहता है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या चाहेगा कि मेरी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, तो वो ये टर्म को, दोनों टर्म को देखते हैं। तो ऑब्जर्वर चाहेगा कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, बड़ी है। क्यों, क्योंकि यदि V प्लस V0 की वैल्यू बड़ी आती है तो F0 के साथ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होकर और बड़ी टर्म बनेगी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू, यदि इसको माइनस करता, यदि बीच में माइनस साइन आता तो ये वैल्यू छोटी हो जाती, ये दोनों वैल्यू प्लस होगी तभी तो वैल्यू बड़ी आएगी। और ऊपर वाली वैल्यू, नीचे की वैल्यू अभी मत देखिए, V और VS की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V और V0 की वैल्यू यदि माइनस हो जाती दोनों की तो ये वैल्यू कम आती, ये वैल्यू को बड़ा कैसे होगी, जब ये दोनों प्लस होगी, ये दोनों प्लस होगी तो ऑब्जर्वर चाहेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो F0 से मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। अब सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास आ रही है, सोर्स भी चाह रही है कि वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाए। तो सोर्स अब क्या चाह रही है, सोर्स भी चाह रही है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है। अब सोर्स मगर डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सोर्स क्या चाहेगी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में क्या आ जाए, माइनस आ जाए। क्यों माइनस आ जाए, क्योंकि यदि V माइनस VS की वैल्यू कम होती है, कब कम होगी, जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तभी ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। प्लस हो गए तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इसकी तो बड़ी वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल हम देखें V प्लस V0 बाई V माइनस VS की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ में आया, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तभी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये चीज समझ में आई, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा वाला केस, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं। जनरल हमने फॉर्मूला लिखा, ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स के पास जा रहा है, पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं, सोर्स के पास जा रहा है तो वो चाहेगा मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, पास जाएंगे तो ज्यादा साउंड सुनाई देगा ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो तो ऑब्जर्वर चाहेगा मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, तो वो सिर्फ ऊपर वाली दो टर्म पे फोकस करेगा, नीचे से उसको कोई मतलब नहीं है दोनों पे। अब ये दोनों टर्म प्लस होगी तभी ये वैल्यू बड़ी आएगी और F0 से बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी आएगी, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। अब सोर्स भी क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के पास आ रही है, तो सोर्स भी चाहेगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, तो सोर्स क्या करेगी, ये सोर्स ऐसा दिमाग लगाएगी कि वो अपनी दोनों वैल्यू को क्या करे ताकि ओवरऑल आंसर बड़ा आए।
तो सोर्स यदि आपस में दोनों को प्लस कर देगी तो वो क्या होगा, ऊपर वाले से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कम करेगा। तो सोर्स क्या करेगी, अपनी आपस में वैल्यू माइनस कर लेगी। तो ये वैल्यू यदि माइनस हुई तो ये वैल्यू छोटी होगी, दोनों माइनस होंगे तो वैल्यू छोटी आएगी ना। नीचे की वैल्यू छोटी हुई, ऊपर की वैल्यू जो भी रहे, नीचे की वैल्यू यदि छोटी होगी तो ओवरऑल इस टर्म की वैल्यू बड़ी आएगी। ऊपर की वैल्यू कुछ भी रहे, नीचे की वैल्यू छोटी हुई तो ओवरऑल जो इस पूरे टर्म की वैल्यू है वो बड़ी आएगी। वही तो सोर्स चाह रही है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड केस देखते हैं। पूरा केस के बाद तो ये और अच्छे समझ में आ जाता है। सेकंड केस देखते हैं। ऑब्जर्वर, ऊपर वाली टर्म तो सही दिमाग लगाइए, नीचे वाली टर्म क्या होगी, ज्यादा दिमाग लगाइए। कैसे? सेकंड केस देखते हैं। अब ये है हमारा ऑब्जर्वर, आगे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और सोर्स भी क्या हो रही है, दूर भाग रही है। ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स के पास, मगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रही है यहाँ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं, जनरल रिलेशन लिखते हैं पहले। इधर v, यहाँ पे v0 डिवाइड बाय v, यहाँ पे vs और ये f0। अब देखते हैं कंडीशन। सोर्स, जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स के पास जा रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या चाहेगा, मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, मेरी एपरेंट फ्रीक्वेंसी में को ज्यादा सुनाए। ऑब्जर्वर क्या चाहेगा कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो। अब उसको इंक्रीज कराना है तो वो ये दोनों टर्म को प्लस कराएगा, तभी तो वैल्यू बड़ी आएगी। यदि वो दोनों टर्म को माइनस करा दिया तो f0 के साथ तो छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू प्लस होगी तभी बड़ी वैल्यू आएगी, यदि दोनों वैल्यू माइनस हो गई तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। ओके, अब सोर्स को देखते हैं। सोर्स ऑब्जर्वर से दूर भाग रही है, सोर्स चाहेगी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ना हो, सोर्स चाहेगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो। तो सोर्स क्या चाह रही है कि फ्रीक्वेंसी कम हो, सोर्स चाह रही है फ्रीक्वेंसी कम हो। अब नीचे वाली टर्म फुल दिमाग लगाएगी, यदि नीचे वाली टर्म अपने आप को प्लस कर लेती है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी आएगी तो ऊपर वाली वैल्यू को, वो ओवरऑल फ्रैक्शन को क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि यदि v प्लस vs की वैल्यू बढ़ती है, उसको ऊपर वाली टर्म से कोई मतलब नहीं, यदि ये वैल्यू बढ़ती है तो ये जो पूरे टर्म की वैल्यू है v प्लस v0 v प्लस vs की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोर्स तो चाह ही रही है ना फ्रीक्वेंसी कम हो, तो इसलिए क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। समझ में आई ये चीज आपको? ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या, थर्ड केस में हम क्या लेते हैं, इधर डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ओके, ओके, ये है हमारा ऑब्जर्वर और सोर्स है वो क्या जा रही है, सोर्स जा रही है ऑब्जर्वर के पास, मगर ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो अब इस कंडीशन पे फॉर्मूला देखते हैं। F इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन v0 और नीचे v0 नीचे vs, ठीक, और यहां पे f0। ओके, अब देखते हैं, पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स से दूर भाग रहा है। ऑब्जर्वर चाह रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, ऑब्जर्वर चाह रहा है कि उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो, उसको कम सुनाई दे। तो वो जब चाहता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो तो उसके पास दो वैल्यू है, वो उन दोनों वैल्यू को प्लस करेगा कि माइनस करेगा। यदि ये दोनों वैल्यू को प्लस करता है तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, f0 से मिलके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मगर ऑब्जर्वर चाह रहा है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कम हो, वो दूर भाग रहा है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देगा, ताकि ये वैल्यू छोटी आएगी, f0 से मल्टीप्लाई होगा, छोटी वैल्यू तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम आएगी। अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रही है, सोर्स क्या चाह रही है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, सोर्स चाह रही है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, वो ऑब्जर्वर के पास जा रही है। तो सोर्स को क्या करना है, अब सोर्स चाहती है यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो तो सोर्स अपनी वैल्यू को क्या करेगी, प्लस करेगी, क्योंकि यदि ये वैल्यू बड़ी आती है, गलत, सोर्स चाहती है कि ये पूरी वैल्यू ही बड़ी आए, तो सोर्स भी अपनी वैल्यू को क्या करेगी, बताओ, माइनस करेगी। क्यों, ये वैल्यू यदि कम होती है, सोर्स तो चाह रही है ना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, ये नीचे की वैल्यू कम होती है तभी इस फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी आएगी। कैसे, यदि नीचे की वैल्यू सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल, v माइनस vs की वैल्यू माइनस हो रहे हैं दोनों आपस में, तो कम आएगी, दोनों आपस में कम आएंगे, ये वैल्यू कम आएगी, तो v माइनस v0 बाई vs की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
समझ में आया? तो क्या होगा, दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा यहाँ। ओके, आगे देखते हैं अगला केस, फोर्थ केस। फोर्थ केस कैसा है हमारा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वर, ये हो गई हमारी सोर्स, दोनों चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कम हो। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। जनरल कैसे लिखेंगे हम, v0 डिवाइड बाय vs। पहले ऑब्जर्वर को देखते हैं। ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है सोर्स से, ऑब्जर्वर चाहता है फ्रीक्वेंसी कम हो, उसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे। ऑब्जर्वर चाहता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो, ठीक है। वो चाहता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो, उसके पास दो टर्म है, तो वो उन दो टर्मों को कैसा करेगा, फ्रीक्वेंसी वो कम चाहता है। ओके, एक और चीज यहां पे नहीं लिखे हम, ये f0। अब वो ये दोनों टर्म को क्या करना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी कम चाहता है, तो वो आपस में क्या करेगा, कम वैल्यू लाएगा। ये दोनों माइनस होंगे तो कम वैल्यू आएगी ना, यदि ये दोनों प्लस हो गए तो ज्यादा वैल्यू आने लग जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, माइनस करेगा अपनी वैल्यू। तभी तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी और इससे साथ मल्टीप्लाई होगी तो छोटी वैल्यू आएगी यहाँ पे। यदि ये बड़ी हो गई वैल्यू, ये दोनों को प्लस कर दिया ऑब्जर्वर, तो f0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो बड़ी वैल्यू बन जाएगा। वो तो चाहता है ना फ्रीक्वेंसी कम हो, ठीक है। अब सोर्स भी क्या है, सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर भाग रही है, सोर्स भी चाहती है कि फ्रीक्वेंसी कम हो। सोर्स भी चाहती है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम हो। ठीक है, अब सोर्स चाहती है फ्रीक्वेंसी कम हो, तो सोर्स क्या करेगी, इन दोनों वैल्यू को देखेगी। सोर्स चाहती है फ्रीक्वेंसी कम हो, उसके पास दो वैल्यू है। यदि वो इन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस करवा देती है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे की वैल्यू छोटी होगी और ऊपर की नीचे की वैल्यू छोटी होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होने लग जाएगी। तो सोर्स को फायदा नहीं मिलेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी मिलेगी। मगर सोर्स चाहती है कि फ्रीक्वेंसी कम हो, तो सोर्स क्या दिमाग लगाएगी, अपनी दोनों वैल्यू को वो प्लस कर लेगी। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होगी, जो सोर्स चाह रही है वो हो जाएगा। तो आपको दिख सकता है बिल्कुल। तो यहां पे सोर्स क्या दिमाग लगाएगी, सोर्स बोलेगी मैं अपनी दोनों वैल्यू को प्लस कर लेती हूं। अपनी दोनों वैल्यू को वो प्लस करेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी नीचे की वैल्यू क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी। तो इससे ये होगा कि पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो सोर्स चाह रही है वो हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस और प्लस। समझ में आया? तो ये है इसका फंडा, एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार और इसको आप प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने बोला है वो एकदम सही है। आप उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम बराबर वो मैच होगा। हालांकि मैंने आपको ऐसे बताया है कि ये मैच ना हो। इससे क्या होता है, बहुत मस्त तरीके से क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व होता है जब दोनों मूव करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम एक उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी से रिलेटेड। तो देखते हैं हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट, क्या क्या इसके एप्लीकेशन रहते हैं। फर्स्ट, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट is used to measure velocities in diverse areas such as military, science, astrophysics, etc. ऑब्वियसली बात है, यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है कि हमको क्या मिल रही है, सोर्स क्या छोड़ रही है, और उसका रिलेशन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटीज के साथ। यदि हम रुके हुए हैं, सोर्स मूव कर रही है, तो हमें उसकी वेलोसिटी पता चल सकती है ना भाई फ्रीक्वेंसी से। अपन रेस्ट है, हमारी वेलोसिटी 0 हो गई। एक फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो हमको पता है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और हमें ये भी पता है कि वो किस स्पीड से मूव कर रही है, ये हम निकाल सकते हैं। या हमें पता है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी से एमिट करेगी, तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो मिलिट्री में ये प्लेन डिटेक्ट करने के काम आ सकता है भाई, कि हमारे एरिया में एक प्लेन घुसा, हमारे रेडार एरिया के अंदर फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं, टकरा के जो वापस आएगी, अभी हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे टकरा के वापस आई तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ, तो उससे समझ में आ जाएगा कि वो किस स्पीड से मूव कर रहा है। साइंस में तो यूज करते ही हैं। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जो तारे वारे को देखने के लिए कि कौन कितना डिस्टेंस दूर है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये सब चीज के लिए। एस्ट्रॉइड कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये वाला। इन डॉपलर इफेक्ट, अ साउंड वेव ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी इज सेंट टुवर्ड्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं, एक साउंड वेव छोड़ते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ जो मूव कर रहा है। जैसे एक प्लेन घुस गया अपने टेरिटरी के अंदर, तो उस प्लेन की तरफ हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे कि वो प्लेन कितने स्पीड से मूव कर रहा है। Some part of that wave is reflected from the object. Obviously बात है, कुछ पार्ट उससे रिफ्लेक्ट होके आएगा, क्योंकि चारों दिशा में हम छोड़ते हैं, कुछ पार्ट उससे रिफ्लेक्ट होके आएगा।
whose frequency can be measured by monitoring the station। जो पार्ट रिफ्लेक्ट होके आया है उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब this change in frequency due to reflection of the sound wave is called Doppler shift, या वही जो हम देख रहे हैं apparent frequency का वही क्या होगा, Doppler shift होगा। This phenomena used by police to check over speeding vehicles। यही फिनोमिना हम क्या यूज करते हैं, अब देखे होंगे मूवीज में वो लोग गन लेके बैठे रहते हैं, कोई भी स्पीड से कार जाती है तो उसके तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो स्पीड पता चल जाती है। तो वहां पे भी क्या होता है, यही फिनोमिना यूज करता है। बस हमें फ्रीक्वेंसी भेजना है और रिसीव करना जानना है, हमारी स्पीड 0 है तो उसकी स्पीड पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सोर्स की स्पीड के बीच में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ। इट इज यूज्ड at airports to guide aircraft and in military to detect enemy aircraft। ऑब्वियसली बात है एयरपोर्ट में भी इसको हम यूज करते हैं कि कौन सा प्लेन कितने स्पीड से आ रहा है तो वो कब पहुंच जाएगा, तो इसको पहले लैंड होने दो, ये वाला। और मिलिट्री में तो डिटेक्ट करने की कौन सा दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, एनिमी एयरक्राफ्ट को। तो बहुत सारा इफेक्ट तो है ही इसका। डॉक्टर्स आर यूज्ड इट टू स्टडी हार्ट बीट्स एंड ब्लड फ्लो। डॉक्टर्स इसको क्या यूज करने के, इससे मदद से क्या यूज कर, मतलब इसका यूज क्या करते हैं, हार्ट बीट पता करने में और ब्लड फ्लो, क्योंकि हार्ट बीट यदि हमें समझ में आ रही तो ब्लड फ्लो भी समझ में आ जाएगा। हियर वेव्स आर यूज्ड अल्ट्रासोनिक, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी बोलते हैं। और इन केस ऑफ हार्ट द पिक्चर जनरेटेड इज कॉल्ड एकोकार्डियोडायोग्राम। जब यदि हार्ट के केस में यदि हम कोई पिक्चर जनरेट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हर फील्ड में ये वाली चीज यूज होती है। अब ऐसी कंडीशन जहां पे डॉपलर शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ये चीज देखते हैं। कंडीशन व्हेन नो डॉपलर शिफ्ट इज ऑब्जर्व, जब डॉपलर शिफ्ट नहीं होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी हमें, नॉर्मली मिलेगी। कब मिलेगी देखते हैं, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव्स विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, नो डॉपलर शिफ्ट इज ऑब्जर्व। एक इंसान है, ट्रेन में बैठा है, चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन में ही बैठा ही है, वही ट्रेन चल रही है, और ट्रेन का जो वो है ड्राइवर है, उन्होंने हॉर्न बजाई, पायलट है जो, उन्होंने हॉर्न बजाया, तो जो इंसान है उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेम वही वाला, जब दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं तो कोई शिफ्ट नहीं होगा। हम देख रहे हैं तभी यहाँ पे हमने स्पीड अलग अलग ली है, V0 VS लिया है, दोनों को सेम स्पीड नहीं लिया है यहाँ पे तभी। A passenger sitting in a moving train on a straight track and is hearing a whistle generated by the driver of the train by train's horn। एक पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा हुआ है, पायलट के द्वारा जो हॉर्न बजाए उसको सुन रहा है। पैसेंजर हियर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो पैसेंजर जो सुनेगा वो उसको नॉर्मल साउंड ही, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। बट व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द ट्रेन विल note higher frequency when train is approaching and lower frequency when train recedes from it। मगर यदि कोई पर्सन बाहर प्लेटफॉर्म में खड़ा है, ट्रेन उसके पास आएगी तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और ट्रेन उससे दूर जाते रहेगी तो उसको कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। यही चीज तो अभी हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। पहला वाला जो न्यूमेरिकल है वो एकदम मस्त है। इसमें क्या होगा, और एक कंसेप्ट हमें क्या होगा समझ में आएगा, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A rocket is moving at a speed of 200 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है जो 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टूवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट। मतलब रॉकेट क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। व्हाइल मूविंग इट एमिट्स ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। मूव करते करते वो क्या करता है, एक वेव एमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1000 हर्ट्ज है। सम ऑफ द साउंड रीचिंग द टारगेट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द रॉकेट एज एन एको। कुछ साउंड क्या होता है, वो जो टारगेट है स्टेशनरी टारगेट से टकरा के क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है रॉकेट के पास, एक प्रकार से एको की तरह, जैसे साउंड क्या होता है, गूंजता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एज डिटेक्टेड बाय द पर्सन एट द पोजीशन ऑफ टारगेट। एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, जो टारगेट है उसके पास, जो रॉकेट फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, जो स्टेशनरी टारगेट है उसके पास जाएगी, तो उसको कितनी एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्योंकि रॉकेट क्या है, मूव कर रहा है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एको एज डिटेक्टेड बाय द रॉकेट, और जो रिफ्लेक्ट होके वेव आएगी रॉकेट के पास, उसी की वेव, उसकी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी, वो भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि रॉकेट मूव कर रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी। गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड एज 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी डेरिवेशन में एक चीज देखी, यहां पे दोनों का अभी हम डिफरेंस देखें कि रॉकेट की स्पीड
और स्पीड ऑफ साउंड का तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 मीटर पर सेकंड और 330 मीटर पर सेकंड, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पहले वाले केस में लिया है। उसके बाद हमने एजम्पशन लिया था ना बाइनोमियल थ्योरम लगा के। तो देखते हैं अब ये वाला क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती है, मस्त कवर होती है। देखते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें, क्या दिया हुआ है, रॉकेट की स्पीड दी हुई। तो रॉकेट क्या है, रॉकेट ही वेव जनरेट कर रहा है, तो रॉकेट क्या होगा, एक प्रकार से सोर्स होगा। तो हमें क्या दी हुई है, Vs, सोर्स की स्पीड दी हुई है, और रॉकेट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। और किसको हिट कर रहा है, वो एक स्टेशनरी टारगेट को, तो वो क्या होगा, हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, V0। और वो किसमें स्टेशनरी है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ओके, और क्या दिया है, रॉकेट जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, मतलब क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनली निकली है, मतलब रॉकेट से जो निकली है वो कितनी होगी, 1000 हर्ट्ज, मतलब F0। ओके, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया है, मतलब जो वेव की वेलोसिटी है v, और वो कितनी दी हुई है, 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये सब डाटा हमें गिवन है। ओके, तो दो केस में हमें निकालना है। एक तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, केस 1 लेते हैं कि रॉकेट जो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा वो स्टेशनरी जो टारगेट है, रॉकेट मूव कर रहा है, मतलब सोर्स मूव कर रही है, और स्टेशनरी टारगेट को कितनी एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, फर्स्ट हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा रॉकेट, ओके, और यहां पे क्या है, एक स्टेशनरी टारगेट। ये क्या है, अपना रॉकेट क्या है, मूव कर रहा है, तो ये एक तो सोर्स हो गई, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, Vs वेलोसिटी से, और जो टारगेट है वो क्या है, अपना स्टेशनरी है। इसका मतलब हम इसको क्या बोलते देते हैं, रेस्ट में है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, V0 इक्वल टू क्या है, 0। ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब एक प्रकार से जो टारगेट है अपना, ठीक है, टारगेट बोले या इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ओके, और क्या डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब रॉकेट क्या करेगा, एक फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, यहां से स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, एजम्पशन करते हैं। तो रॉकेट क्या करेगा, एक अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया v, और इसकी स्पीड क्या है, हमें गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, और कुछ डाटा गिवन है कि नहीं, ठीक है। तो यदि ये केस की बात करें तो सो इट इज ए केस ऑफ, कौन सा केस है ये, व्हेन सोर्स इज मूविंग source is approaching towards observer। इस केस में हमने अपना कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया, देखते हैं। सोर्स क्या हो रही है, ऑब्जर्वर के पास जा रही है, ये वही वाला केस होगा, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वो क्या होगा, F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में कौन सा वाला ले, 1 प्लस Vs बाई V की पावर -1। अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा। क्यों ऐसा हम फॉर्मूला ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, दोनों की स्पीड में ज्यादा फर्क नहीं है, जो सोर्स की स्पीड है वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको क्या है, डेरिवेशन पे बताया है। तो इस फॉर्मूले का लेने का कारण क्या है, बिकॉज जो सोर्स की स्पीड है Vs इज नॉट मच स्मॉलर देन V। V मतलब क्या, वेव की स्पीड, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट में हमने फॉर्मूला लगाया था वो तो बाइनोमियल थ्योरम वाला ले लिया था, अंदर ले लिया था उसमें, ठीक है।
अब क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा। अब यहां पे हमें एक और चीज पुट करनी पड़ेगी कि क्या है, यहां पे सोर्स क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। याद रखिएगा हमने कैसा डायरेक्शन लिया था कि यदि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाती, सोर्स तो मूव कर रही, पहले हमने केस एस्टेब्लिश कर दिया। अब जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाती तो हम पॉजिटिव वेलोसिटी लेते थे वीएस की, और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आती थी तो हम नेगेटिव वेलोसिटी देते थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे वीएस की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे। इसका मतलब जो वीएस की वैल्यू डालेंगे वो हम क्या डालेंगे, नेगेटिव वीएस डालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर के पास आ रही है। सेम वही जो हमारा साइन कन्वेंशन था जो हमने प्रीवियस केस में लिया था। ठीक है, तो अब ऐसा पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, F इजिकल टू F0 ब्रैकेट में 1 माइनस पुट कर देंगे तो माइनस VS बाई V की पावर -1। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि सोर्स पास में आ रही है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हमने डेरिवेशन के एकदम स्टार्टिंग में ही लिया था। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ रहा है, 1000 माइनस वीएस की स्पीड कितनी है सोर्स की, 220, और स्पीड ऑफ जो वेव की स्पीड कितनी दी हुई है, 330 की पावर -1। रॉकेट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, सॉरी 200 की स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, ठीक कर लेते हैं, 200। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1000 ब्रैकेट में, नीचे हम क्या ले लेंगे, 330 ले लेंगे पूरे का, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 330 माइनस 200 की पावर -1। अब इसको माइनस करेंगे 330 से 220 तो 130 कुछ वैल्यू आएगी यहां, बिल्कुल 130 बाई 330 की पावर -1। और यहां से हमें दिख रहा है कि 0 और 0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 13 बाई 33 की पावर -1। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इनवर्स कर सकते हैं। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1000 इंटू, उल्टा कर देते हैं इनवर्स, 33 बाई 13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 2538.46 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और ऑब्वियसली बात है, लॉजिकली भी समझ में आती है कि सोर्स जब पास आ रही है, ट्रेन आपके पास आ रही है, तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ओके, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, 2540 ले लेते मीटर पर सेकेंड, राउंड ऑफ वैल्यू को ले लेते। तो क्या आ गया, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। ओके, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट केस देखते हैं। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, याद रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, एक जो पर्सन बोला है वहां पे टारगेट के पास है, या टारगेट में डिटेक्ट होगी, या जो पर्सन वहां पे बैठा है वो डिटेक्ट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपना केस 2। केस 2 में क्या बोला था कि जो रॉकेट के पास से रिफ्लेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी, देखते हैं। तो केस 2 के लिए क्या करते हैं, अपना डायग्राम बनाते हैं। ये रॉकेट हो गया। ओके, अब यहां पे क्या है, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से इमेजिन करते हैं। रिफ्लेक्ट होके जो फ्रीक्वेंसी वापस आएगी वो वाली देखते हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन। अब क्या होगा, रॉकेट से रिफ्लेक्ट होके फ्रीक्वेंसी आएगी, तो अब हम मान लेते हैं कि ना रॉकेट चल रहा है और ये क्या है, ऑब्जर्वर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि रॉकेट उसके पास आ रहा है, इसलिए। कैसे, पूरा डाटा लिखते हैं। ये हो गया अपना रॉकेट, ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, अब ऑब्जर्वर मान लेते हैं। ऐसे भी हम इमेजिन कर लेते हैं, और इसकी स्पीड हम क्या बोलते थे कि v ऑब्जर्वर की क्या है, यहां पे 0 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे ये क्या होगा, यहां से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी निकलेगी। जो फ्रीक्वेंसी की स्पीड क्या होगी, v तो होगी ही होगी, मगर यहां पे याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्योंकि यही जो फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी को वो रिफ्लेक्ट करेगा, याद रखिएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी अभी हमें निकालनी है वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी इसके पास, इस तरफ। ठीक है, अब यहां पे स्पीड हमें एज्यूम करना है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये एक प्रकार से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसके पास आ रहा है, एक प्रकार से सोर्स। ठीक है, और
यहां पे क्या होगा, सॉरी इसको हमने क्या लिया है, ऑब्जर्वर लिया है, मगर ये पहले ये ऑब्जर्वर है, मगर ये क्या होगा, सोर्स ही होगा। तो इसको हम क्या लेंगे, VS ही लेंगे, जो उसकी स्पीड है वही रहने देते। VS को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और यहां पे जो V0 की स्पीड होगी वो क्या होगी कि जितने स्पीड से रॉकेट उसके पास आ रहा है, कितना, 200 की स्पीड से, बिल्कुल, क्योंकि ये उसके पास आ रहा है ना। ऐसा हम क्यों लिए, रॉकेट इज और भी मेथड इसको हम बना सकते हैं, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, बट क्या कर सकते हैं हम, एक बार ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा जो रॉकेट फ्रीक्वेंसी छोड़ा है वो कौन सी छोड़ा है, ओरिजिनल छोड़ा है, F0, मगर ये गई सोर्स के पास, टारगेट के पास गई, और यहां से क्या हो गई, एपरेंट फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जो अभी हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब यदि इस केस में फॉर्मूला देखें तो यहां पर पहले हम केस ले लेते, कौन सा होगा ये यदि हम माने तो ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, ऑब्जर्वर is moving and source is स्टेशनरी। यहां पे क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से मूव कर रहा है, और सोर्स क्या है, यहां पे स्टेशनरी है, ठीक है। सेम दोनों में से कोई भी एक मूव करे, टारगेट उसके पास आएगा, ये उसके पास आएगा, तो यहां पे उसकी स्पीड ले ली। अब यहां पे यदि हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां पे F इज इक्वल टू F0 ब्रैकेट में V प्लस V0 बाई V, ठीक है। अब क्या है, ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो थी वो जो एमिट करी, याद रखिएगा, तो ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है ये वही लेंगे हम जो अभी आंसर में निकाले। तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो वाली, मतलब 2540 की लेंगे। यही क्या है इसमें मेन ट्रिक है। अब V की साउंड की स्पीड देखते हैं, कितना, 330 प्लस V0 की स्पीड कितनी है, 200, उसी स्पीड से आ रहा है वो, और ये कितना हो जाएगा, 330। कैसे भी कंडीशन मान सकते हैं यहां पे, ओके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2540, और यहां पे ये पूरी टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 530 बाई 330, 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो 55 बाई 33, तो कितना आ जाएगा यहां पे आंसर, जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो होगी 4080 हर्ट्ज, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सोर्स एंड ए डिटेक्टर मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहां पे दोनों मूव कर रहे हैं, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ईच विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। दोनों क्या हो रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विद नो विंड। ठीक है, इफ द डिटेक्टर डिटेक्ट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2000 हर्ट्ज, डिटेक्टर क्या कर रहा है, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम द सोर्स, देन व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। डिटेक्ट दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मूव हो रहे हैं, मगर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, एक एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या किया, वो डिटेक्ट किया। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो सोर्स जनरेट कर रही है, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर क्या दिया है, 340 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहां पे पूरा डाटा लिखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या क्या गिवन वैल्यूज दिया। अभी क्या हो गया, दोनों मूव कर रहे हैं, तो हम अपना फॉर्मूला जैसे बनाए हैं वैसे बनाने वाला क्या आ जाएगा, केस आ जाएगा। यहां सबसे पहले तो हमारा कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर की भी स्पीड कितनी है, V0 20 मीटर पर सेकेंड, और सोर्स की भी स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे दिया हुआ है कितनी, 2000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है ना, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ही होगी, और वेव की स्पीड दिया है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दोनों एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, ये वाला अपना केस है यहां पे।
तो इसी केस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला बनाया वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा हमारा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू F0, या F0 को इधर ले लेते थे हम, ये आ गया ब्रैकेट V0 रहेगा डिवाइड बाय VS रहेगा, और ये हो गई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, फर्स्ट ऊपर वाली टर्म किसकी होती है, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहेगा कि फ्रीक्वेंसी कम हो। ऑब्जर्वर क्या चाहेगा कि उसकी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, कम, ठीक है। अब वो चाहता है कि फ्रीक्वेंसी कम हो, तो उसके पास दो टर्म है, वो दो टर्म को क्या करेगा, यदि ये दोनों टर्म को वो माइनस करता है तो क्या होगी, सही बात है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू छोटी आएगी, F0 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है। मगर यदि ये दोनों वैल्यू को प्लस कर देता है तो F0 से मल्टीप्लाई करेगा तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपनी दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, माइनस करेगा, बिल्कुल सही। अब दूसरा देखते हैं सोर्स का। सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो सोर्स भी क्या चाहेगी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम। सोर्स भी ये चाहेगी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो। अब सोर्स के पास भी दो वैल्यू है, नीचे की दो वैल्यू, वो क्या करेगी, अपनी वैल्यू को, यदि वो नीचे की दोनों वैल्यू को अपनी प्लस कर देती है तो नीचे की वैल्यू बड़ी होगी, ये फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा, और ये फ्रैक्शन छोटा होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम आएगी, सही है। प्लस करेगी अपनी दोनों वैल्यू को, यदि अपनी दोनों वैल्यू को माइनस करती है, माइनस करेगी तो इसकी खुद की वैल्यू छोटी होगी, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, छोटी होने लग जाएगी, और छोटी होने मतलब पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, बड़ी होने लग जाएगी। यदि ये अपने आप को क्या कर लेती है, माइनस कर लेती है, तो प्लस के बदले यदि माइनस आता तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होने लग जाएगी, बड़ी होने लग जाएगी। तो यहां से देखें, यदि V प्लस VS की वैल्यू, सोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाती है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर से तो उसको कोई मतलब नहीं है, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सोर्स का अपना काम हो जाएगा, जो वो चाह रही है फ्रीक्वेंसी कम करने का, ठीक है। सेम यही कंडीशन होगी, फॉर्मूला बन गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बिल्कुल। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में V कितना दिया है, 340, माइनस V0 दोनों 20 है, डिवाइड बाय फिर 340 प्लस सोर्स की स्पीड 20, और यहां पे क्या दी हुई है, F की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या निकालना है, F0 ही निकालना है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पे गिवन है, और वो कितनी दी हुई है, 2000, और यहां पे क्या निकालना है, F0 ही हमें निकालना है। तो ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 320 डिवाइड बाय 360, तो 2000 इक्वल टू डिवाइड बाय 360 इंटू F0, कैंसल आउट हो गया, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू, और कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी दे देते 36 ऊपर और 32 नीचे, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, यहां पे देखते हैं सॉल्व करके, और इसको आप वैल्यू में भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में, तो यदि फ्रैक्शन में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.125, तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2250 हर्ट्ज। तो ये आ गई ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम क्वेश्चन को देखें तो सही लॉजिकली भी देखिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 2250 हर्ट्ज है, और दोनों क्या हो रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तभी तो जो हमारी एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखिए कम आई है, तो एकदम लॉजिकली भी सही बैठ रहा है, दोनों अपनी वैल्यू को एकदम सही रखे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम आई है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ज्यादा थी, और दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे थे, दूर जा रहे थे, तो एकदम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अब इसमें क्या होगा, दो केस होगा। क्या बोल रहा है, एक एम्बुलेंस ट्रेवल कर रही है, एन एम्बुलेंस इज ट्रेवलिंग डाउन ए हाईवे एट 34.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एम्बुलेंस की स्पीड दी हुई है। द एम्बुलेंस हैविंग ए सायरन एमिट्स ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 380 हर्ट्ज, ठीक है, तो यहां पे एम्बुलेंस क्या है, हमारी सोर्स है, और वो एक कैसी वेव एमिट कर रही है, 380 हर्ट्ज की। इफ पैसेंजर इन अ कार ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 26.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वर की स्पीड दिया हुआ है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एज द कार अप्रोचेस द एम्बुलेंस एंड
आफ्टर दी टू व्हीकल passes each other, then find the फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दी पैसेंजर। मतलब दो केस में निकालना है, एक जब दोनों पास आ रहे हैं और एक दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, क्रॉस कर दिए एक दूसरे को। टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन एज द कार अप्रोचेस द एम्बुलेंस एंड आफ्टर द टू व्हीकल पासेस। हाँ, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लिए होंगे, तब ऑब्जर्वर कैसी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, उस दोनों केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। फर्स्ट लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। दो केस लेंगे यहां पे और दोनों केस में क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला बना लेंगे यहां पे, क्योंकि फॉर्मूला बनाना तो एकदम इजी है। यहां पे क्या क्या दिया हुआ है, सोर्स की स्पीड दी हुई है, सोर्स यहां पे क्या है, एम्बुलेंस है, और कितनी 34.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो एम्बुलेंस क्या कर रही है, अपने सायरन से एमिट कर रही है, 380 हर्ट्ज। ठीक है, जो कार है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कार में, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 26.4 मीटर पर सेकेंड, और वेव की स्पीड कितनी दी हुई है, 343 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो एम्बुलेंस क्या कर रही है, एमिट कर रही है। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना क्या है, फर्स्ट केस क्या निकालना है, जब दोनों एक दूसरे के पास क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ऑब्जर्वर हो गया और ये क्या हो गई, सोर्स हो गई। इन दोनों जब एक दूसरे के पास मतलब वो करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो इस केस में क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो क्या करेगा, ऑब्जर्वर सुनेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी। और सेकंड क्या बोल रहे हैं, जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब ये ऑब्जर्वर और सोर्स भी क्या हो गई, मतलब एम्बुलेंस भी क्या हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस केस में हमें क्या निकालना है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ये दो केस में क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में हम सॉल्व करते हैं। केस वन में क्या है, पैसेंजर की कार और जो एम्बुलेंस है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर मान लेते हैं और ये हो गई हमारी सोर्स। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका, F इजिकल टू क्या होगा, V, इधर पे V0 डिवाइड बाय V, Vs और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब दोनों चाहते हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। ऑब्जर्वर क्या चाहता है कि उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, वो चाहता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़े क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसके पास दो वैल्यू, ऊपर की दो वैल्यू, यदि अपनी दोनों वैल्यू को प्लस करता है तो F0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बड़ी आएगी। सही है, मगर यदि अपनी दो वैल्यू को माइनस कर लेता है तो वैल्यू छोटी आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, F0 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या चाहता है कि सोर्स भी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो सोर्स भी चाहता है कि उसकी मतलब उसकी भी जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो, इंक्रीज हो। अब सोर्स के पास की नीचे की दो वैल्यू है, वो क्या करेगा ताकि ओवरऑल पूरी वैल्यू बढ़े। यदि अपनी दोनों वैल्यूओं को प्लस करता है, प्लस करेगा तो इसकी नीचे की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ऊपर की वैल्यू को क्या करेगी, कम करेगी। मगर ये तो सोर्स नहीं चाहता है, सोर्स चाहता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो ये अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। नीचे की वैल्यू छोटी हुई, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो सोर्स का काम हो जाएगा। कैसे, V माइनस VS की यदि माइनस करेगा अपनी वैल्यू को तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आएगी। इसका मतलब V प्लस V0 बाई V माइनस VS की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी आने लग जाएगी। ऊपर जो भी वैल्यू, उसको ऊपर से वाले से तो कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। तो F इजिकल टू V कितनी दी हुई है, V क्या है, हमारी वेव की स्पीड है, और ये कितनी दी हुई है, 343। ओके, ऊपर क्या है, प्लस साइन है। ऑब्जर्वर की स्पीड मतलब कार की 26.4 डिवाइड बाय 343, वेव की स्पीड तो वही रहेगी, नीचे माइनस साइन, और एम्बुलेंस की स्पीड कितनी है, 34.5। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट कर रही है एम्बुलेंस, 380। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 369.4, और नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 308.5।
इंटू 380। तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम राउंड ऑफ करके लेंगे तो आ जाएगा 455 हर्ट्ज। 455 हर्ट्ज क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 380 और 455 हर्ट्ज, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पहला वाला केस हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ भी रही है, लॉजिकली भी दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेकंड केस देखते हैं, जब दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए होंगे, क्रॉस कर दिए होंगे। केस 2, केस 2 में क्या है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दिए, एम्बुलेंस सायरन बजा ही रही है। ये क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अब क्या कर रहे हैं, यहां पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से यहां पे फॉर्मूला बनाते हैं। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में V V0 V VS और यहां पे क्या है F0। अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर क्या चाहेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो, कम। अब वो उसके पास दो वैल्यू है VG और V0, वो कैसे कम कर सकता है वैल्यू, यदि वो अपन अपनी दोनों वैल्यू को, ऊपर की दो वैल्यू को प्लस करता है तो ओवरऑल F0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, अपनी दोनों वैल्यू को माइनस कर लेगा ताकि F0 की वैल्यू कम हो, उसका पर्पस हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कम करने का। सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो सोर्स भी क्या चाहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम ही हो, ठीक है। तो अब उसके पास नीचे की दो वैल्यू है, वो अपनी दोनों वैल्यू को क्या करेगा, यदि वो अपनी दोनों वैल्यू को माइनस करता है तो नीचे की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकता वो, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो तो नहीं चाहता वो। तो वो क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू को प्लस कर लेगा। यदि नीचे की दो वैल्यू प्लस होती है तो वो बड़ी वैल्यू बनेगी और ओवरऑल फ्रैक्शन को वो क्या करेगी, कम करेगी, तो उसका काम हो जाएगा। तो यदि वो अपनी दो वैल्यूओं को प्लस करता है तो इसकी नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मगर जो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू है नीचे प्लस, ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही क्या होता है, सोर्स चाहता है, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी देखते हैं। V कितनी स्पीड दी हुई है वेव की, 343 माइनस 26.4, ये पैसेंजर की स्पीड, फिर 343 वेव की स्पीड और नीचे क्या करना है, प्लस, और एम्बुलेंस की स्पीड कितनी है 34.5 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 380। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 316.6 डिवाइड बाय 377.5 इंटू 380। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 318.44 हर्ट्ज। मैं पॉइंट्स में निकालता हूं, आप राउंड ऑफ करके भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए 380 थी पहले फ्रीक्वेंसी और अब क्या हो गई 318.44 हो गई, तो सही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कमी होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या पूरा डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर, यहां हम बोले डॉपलर शिफ्ट। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमने क्या कर दिया, एंड तक कंप्लीट कर दिया पूरी सीरीज को। अब हमने बीच से शुरू करी थी अपनी 11 की सीरीज, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हम किससे शुरू करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड से। तो बने रहिए हमारे साथ, जितने भी लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या रहेगा, बहुत अच्छा मौका रहेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।